नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांशु भंडारी और थोड़ी देर में अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जानेंगे अनिल जी से कि किस तरह की अब स्ट्रैटेजी बनाएं। वीकेंड से पहले हम देख रहे हैं कि लगातार चौथे दिन बाजार में गिरावट आ रही है। अगेन पॉइंट वाइज आपको थोड़ी गिरावट ज्यादा दिखेगी, परसेंटेज वाइज इतनी भारी गिरावट नहीं है। आधा परसेंट है, उससे थोड़ा ही ज्यादा आपको निफ्टी नीचे दिख रहा है, अभी भी 15,000 के ऊपर है। मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी के बाद बाजार में एक्शन थोड़ा स्टेबल हुआ था, अब क्लोजिंग से पहले आ रही है थोड़ी सी बिकवाली। 15,000 के ऊपर निफ्टी दिखेगा, 36,000 के ऊपर निफ्टी बैंक पर, 500 पॉइंट्स नीचे आपको निफ्टी बैंक दिख रहा है और पीएसयू बैंक्स में थोड़ा मुनाफा वसूली का दौर है। तो थोड़ी देर में जानेंगे कि अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह की आपको बाजार पर रणनीति बनानी चाहिए और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरी 1.5 घंटे के बाजार की बड़ी बातें क्या हैं। सबसे पहली तो बात यही है कि लगातार चौथे दिन आप बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। मंडे को आई थी तेजी, उसके बाद बाजार नीचे आते हुए दिख रहे हैं। 15,000 का सपोर्ट निफ्टी लेने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक पर है भारी बिकवाली, 500 अंक नीचे निफ्टी बैंक है 36,000 के पार और स्पेशली पीएसयू बैंक्स में आ रहा है आज बिकवाली का दबाव, या कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली आ रही है। ऑटो कंपनीज में भी हो रही है तेज बिकवाली। टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, बजाज ऑटो 3% तक फिसले हैं। पीएसयूज, मेटल्स और फार्मा शेयर्स यहां पर भी आपको कमजोरी दिखेगी। ग्लोबल बाजार स्टेबल हैं, डाउ फ्यूचर्स हल्की सी कमजोरी दिखा रहे हैं, यूरोप के बाजारों में हल्की सी बढ़त है। तो ग्लोबल क्यूज है पॉजिटिव, बट भारतीय बाजारों में चल रही है मुनाफा वसूली, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा दबाव इस समय बाजार पर बनते हुए देख रहे हैं। आइए देखते हैं कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और देवांशी हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। कैश स्पेस में महिंद्रा सीआई के नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने की आज अंतिम तारीख है। शनिवार यानी कि कल के दिन सुबेन लाइफ साइंसेज और थॉमस कुक दोनों पर बोर्ड बैठक पूंजी जुटाने को लेकर होने जा रही है, तो नजर रहेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। सोमवार के दिन के ट्रिगर्स की अगर बात करें, इंडिया मार्ट इंटरमेश पर फोकस रखे। 1100 करोड़ के क्यूआईबी का इशू प्राइस जो है उसे तय करने के लिए एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। और साथ ही इसी दिन डीबी रियल्टी पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक कर रहा है। फोर्टिस केस में एक नया एडवांसमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने लेंडर्स से फोर्टिस शेयर बिक्री पर जानकारी मांगी है, तो इस पर भी फोकस रहेगा। साथ ही सुप्रजीत इंजीनियरिंग बायबैक की रिकॉर्ड डेट है, दाम इसके 320 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। आइए जानते हैं, ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स, माफ कीजिएगा। आइए जानते हैं कौन से खबरों वाले शेयर्स। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे पहले तो डाबर पर आप फोकस कीजिए। आज सुबह ही हमने आपको बताया था कि जो प्रमोटर है विंडी इन्वेस्टमेंट्स, उनकी करीब आधे % की जो हिस्सेदारी है वो बेचने की योजना है खुले बाजार में, और ये बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं। आपको करीब 1.03 करोड़ के कई सौदे होते हुए दिखे हैं। 509 रुपये से लेके 515 के बीच में ये बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं, और 0.55% इक्विटी यहाँ पे प्रमोटर्स ने बेची है। साथ ही BPCL के लिए हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर ये बताई थी कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी खुद अब विनिवेश पर बड़ी बैठक करते हुए दिखेंगे, और इसमें सारी चर्चा होती हुई दिखेगी। 24 फरवरी को बजट में विनिवेश पर ऐलान पर अब बैठक होती हुई दिखेगी। वित्त मंत्री डीपैम के मुख्य अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। उसमें BPCL, कॉनकॉर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IOB जिनकी हम बात कर रहे हैं निजीकरण की, इसमें बैंकिंग में कितने ज़्यादा जो नियम है उसमें बदलाव करने होंगे, इस पर भी चर्चा होती हुई दिख सकती है। साथ ही आज 3 फार्मा कंपनीज हैं जिनको अपने रडार पर रखे। कैडिला हेल्थ केयर और ऑरबिंदो फार्मा, दोनों इन कंपनीज को USFDA से लो ब्लड प्रेशर की जो दवा है इसके लिए USFDA से मंजूरी मिल चुकी है। यूनिकैम लैब को भी सोराइसिस के जो इलाज में दवा यूज होती है इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही आज गेल, IOC ये दोनों पर नजर रखें। न्यूज़ राइज के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि संभावित मोनेटाइजेशन का जो समय है उसमें करीब 1 से 1.5 साल लग सकता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो असेट्स जिनकी बिक्री करनी है उसकी पहचान कर ली है। IOC की अगर बात करें तो एक हाइड्रोजन प्लांट की उन्होंने पहचान की, और गेल की बात करें तो एक पाइपलाइन है जहाँ पे वो बिक्री करते हुए दिख सकते हैं। मॉइल, इस पर नजर रखनी होगी क्योंकि सेल के साथ जो जीवी कंपनी उन्होंने बनाई थी वो बंद कर दी है। जीवी ऑपरेशनल नहीं होने के कारण अब बंद करने का ही फैसला ले लिया है उन्होंने, इसके चलते आज आप नजर रखें। आखिर में एस्कॉर्ट्स पर नजर रखनी होगी क्योंकि क्रिसिल ने इसका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव से स्टेबल कर दिया है। लॉन्ग टर्म की रेटिंग AA- से AA की है। ओके, तो ये हैं आपके लिए खबरों वाले शेयर्स जहां पर नजर रखनी है। ढेर सारे शेयर्स हैं जो खबरों में आपको एक्शन दिखा रहे हैं। इस बीच 15,000 के नीचे अब निफ्टी आपको फिसलते हुए दिख रहा है, और 600 पॉइंट्स की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रही है। 36,000 के नीचे तो अहम स्तर छोड़े हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने। 15,000 के नीचे अब आपको निफ्टी जाते हुए दिख रहा है, और 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है, और तेज मुनाफा वसूली बाजार में आ रही है।
भारी गिरावट हो रही है पीएसयू बैंकिंग शेयर्स में। बैंक ऑफ इंडिया पर नजर डालिए, वहां पर तो निचले सर्किट की तरफ जा रहा है, पर बैंक ऑफ बड़ौदा 4.5% नीचे है वायदा कारोबार में। पीएनबी यहां पर आ रही है भारी बिकवाली। इसके अलावा ओएनजीसी जहां पर रनअप अच्छा हुआ था वहां पर आप गिरावट देख रहे हैं। डीएलएफ एक और एक्टिव स्टॉक रहा है, यहां पर वीकनेस दिख रही है। जेएसपीएल, एनएमडीसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, इन सभी स्टॉक्स पर आपको भारी बिकवाली आपको आती हुई दिख रही है। अदानी ग्रुप स्टॉक सारे के सारे आपको इस समय वीकनेस दिखा रहे हैं और ये मुनाफा वसूली का ही दौर है। जो ट्रेडर्स रेडार पर काफी एक्टिव शेयर्स रहे थे वहां पर आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है और थोड़ी देर में अनिल जी भी जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ हैं वागले साहब, राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, किरण जी और आशु सर भी। आशु सर, 15,000 के नीचे इस समय निफ्टी आते हुए देखा है, हालांकि कल भी हमने देखा था ब्रीफली इस लेवल पर आया था, उसके बाद अच्छी रिकवरी हुई थी। किस तरह से स्क्रीन को रीड कर रहे हैं सर? और बैंक निफ्टी भी 36,000 के नीचे इस समय। दीपांशु, सेम व्यू है जो मैं पिछले 3-4 दिन से शेयर कर रहा हूं कि जो ब्रॉडर फ्रंटलाइन पॉपुलर मार्केट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। किसी भी स्टॉक की बात करें और एक्सपायरी के प्रेशर के चलते एक एग्जिट नहीं मिलेगा, फंसने वाली चीजें हो रही है, बारिंग एक आध दो सेक्टर्स को छोड़ के। सो दीपांशु, अगर हम बात करें जो कौन से फेवरेट्स थे सबसे ज्यादा, फार्मा इस वक्त इस महीने का जो अगले 4 दिन का लगता है सबसे ज्यादा ओवरबॉट सेक्टर है, जिसमें मुझे लगता है कि किसी को एग्जिट नहीं मिलेगा। लाइकवाइज दीपांशु, अगर ध्यान हो, 3 दिन पहले वो टाटा मोटर की न्यूज आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, 335 रुपए का भाव था, तब भी अनिल जी ने पूछा था। तो मेरा जवाब यही था कि ये सारे जितने भी स्टॉक्स हैं, अनलेस आई सी मीनिंगफुल करेक्शन, ऐसा नहीं है कि 400 अगर होना है 400 पहले होगा या 300 पहले होगा दीपांशु, वो इंपॉर्टेंट है। 5,700 का टाटा मोटर का लॉट है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर वो 300 रुपए आ जाएगा तो क्या 400 रुपए के लिए कोई बैठ सकता है? सो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स फ्रंटलाइनर दीपांशु, जो मैंने बोला कि इस वक्त ना बहुत साइड स्टॉक्स के अंदर हमने क्लाइंट्स को बोला हुआ है, गेल, भेल, सेल, टाटा पावर, जो पावर स्पेस के अंदर पावर ग्रिड, एंड पर्टिकुलरली एक पीएसयू बैंक के अंदर पीएनबी, क्योंकि इनके अलावा दीपांशु कहीं पे भी ना सेफ्टी नहीं नजर आ रही है। और वो सेफ्टी नहीं नजर आने का मतलब ये नहीं कि अपसाइड कैप्ड है, वो डाउनसाइड अगले 3-4 दिन में इतनी शार्प हो सकती है कि आपका सारा कमाया हुआ पैसा निकल सकता है। सो दीपांशु, अगेन अगर टाटा स्टील की बात करें, आपको ध्यान होगा 3 दिन पहले सेल कॉल दी थी, इंट्राडे घटा था, उसके बाद वो 705-710 हो गया था। 710 वाला 1.5 दिन के अंदर 675 रुपए है। सो आई थिंक दिस इज द स्टोरी विच मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर टेलिंग यू कि, और इस वॉलिटिलिटी को दीपांशु मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि आप बिंदास शॉर्ट करके खेल सकते हैं। The biggest discipline one can follow is stay away for some time, क्योंकि आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। अब आप आईटीसी देखिए दीपांशु, मैं 4 बार बोल चुका हूं। अब आईटीसी, दीपांशु, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आईटीसी का बजट में सबसे नेगेटिव न्यूज क्या थी? वो सबसे नेगेटिव न्यूज आईटीसी की ये थी कि कोई नेगेटिव न्यूज ही नहीं थी, क्योंकि आईटीसी में कॉम्प्लेसेंसी पहले से ही है और उसके ऊपर से बजट में कुछ नहीं आया। तो मतलब मैं बहुत सारे स्टॉक की बात कर सकता हूं जो पिछले दिनों में दीपांशु मैंने आपसे कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहा हूं कि वो सिग्नल्स आ रहे हैं, एग्जिट नहीं मिल रहा, एंड वो सारे फ्रंटलाइन सेक्टर्स हैं, उसमें आईटी भी काफी हद तक शामिल है, फ्रंटलाइन बैंक्स भी हैं, सो एनबीएफसीज भी हैं। सो दीपांशु, ऑल इन ऑल मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल कॉशियस रहें। ये 14,700 भी आ सकता है और जितने भी मैं बियर स्प्रेड दे रहा हूं आज भी दे सकता हूं, मैंने पहले भी पिछले हफ्ते भी दिए कि अब ये टाइम आ गया कि बियर स्प्रेड का कभी ना कभी आपका जैकपॉट लगेगा। ऊपर का अपसाइड कैप्ड है। बी इन वेरी सिलेक्टिव स्टॉक्स विच आर डिफेंसिव पीएसयूज, वो अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं करेंगे। बट अदरवाइज फ्रंटलाइन स्टॉक्स में दीपांशु करेक्शन नजर आ रही है, एंड वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। एंड जो नेक्स्ट एक्सपायरी होती है दीपांशु, जो लास्ट एक्सपायरी का हफ्ता होता है, उससे पहले मैं जब आइडेंटिफाई करके कहता हूं, ये वर्ड यूज करता हूं कि एक्सपायरी सेल लगेगी, उसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आशु जी, और आपसे कुछ और स्ट्रैटेजीज भी लेंगे, पर इस बीच सुमित जी ने ऑलरेडी इस गिरावट में कुछ आइडेंटिफाई करा है। चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, एक अच्छी खासी गिरावट देखिए मार्केट्स में आ रही है, और मैं परसों से सेल कॉल दे रहा हूं। आपको याद हो तो मैंने कोटक बैंक दिया, मैंने एचडीएफसी बैंक दिया, मैंने फिर एचडीएफसी दिया। अभी यहाँ पे मेरे को जो स्टॉक्स सेल साइड पे रडार पे आया है वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में मेरे को यहाँ पे गिरावट दिख रही है। यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करे 124 के आसपास का भाव चल रहा है। अशोक लीलैंड में यहाँ से 120 रुपए से लेके 118 रुपए तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ऊपर में 129 का रेजिस्टेंस है। तो अशोक लीलैंड में पिछले 4-5 दिनों के लोज ब्रेक हुए हैं और सडन एक सेलिंग कैंडल देखने को मिल रही है। तो 120 और 118 तक के लेवल अशोक लीलैंड में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। अभी थोड़ा नीचे ऑलरेडी आ चुका है, तो जो 29 का एसएल है उसको 127 पे लेके आ सकते हैं और पोजीशंस होल्ड करें 120 से 118 के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो 120 से 118 के टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड को आपको बेचना है, ये कॉल आ रही है। 10 दिन बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी अब 15,000 के नीचे और 15,000 के नीचे होल्ड करते हुए दिख रहा है, तो वो एक चिंता का विषय है। बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, शार्प फॉल आया, 6% नीचे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय आते हुए दिखेगा, तो वहां पर हो रही है तेज गिरावट, और जो मुनाफा वसूली है वो बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अब 800 पॉइंट्स नीचे आपको निफ्टी बैंक भी दिखेगा। 35,800 के नीचे अब निफ्टी बैंक आते हुए दिख रहा है, तो शार्प फॉल आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा उसको लीड कर रहा है। पीएनबी में देखिए 4.5% की गिरावट आई है। एसबीआई भी आपको वीकनेस इस समय दिखा रहा है, तो वीकनेस थोड़ी बढ़ रही है और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अदानी एंटरप्राइजेस 7.5% नीचे ये काउंटर भी आ रहा है, और पिछले कुछ दिनों में यहां पर भी एक बहुत ही बड़ा रनअप हुआ था जो अब वीकनेस में कन्वर्ट होते दिख रहा है। कैनरा बैंक एक और ट्रेडर फेवरेट 5.5% नीचे है। अपोलो हॉस्पिटल्स अगेन 5% की गिरावट। तो सारे के सारे जो ट्रेडर फेवरेट नेम्स हैं वो आपको सबसे ऊपर बिकवाली ही दिखा रहे हैं। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस पर बंसल जी से राय ले लेते हैं। बंसल जी, 750 के नीचे आया है आज, तो मुनाफा वसूली में कुछ ज्यादा ही गिरावट हो गई है, अब यहां पर सपोर्ट दिखता है इसका या नहीं? देखिए दीपांशु, आपने एकदम राइटली मेंशन करा, गिरावट हुई है और एकदम से बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और एक बड़ा लेवल 778 का टूटा है। तो अभी तो करेक्शन शुरू हुई है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा नेक्स्ट सपोर्ट के लिए, क्योंकि काफी बड़ी रैली के बाद स्टॉक गिरा है और एक सपोर्ट का लेवल भी टूटा है। तो शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन है फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। कुछ शॉर्ट टर्म की करेक्शन यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, और इसलिए आप बाजार पर भी दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस 5% नीचे आया है। टाटा मोटर्स पर आज आप बड़ी बिकवाली देख रहे हैं, अगेन एक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक जहां पर गिरावट का प्रेशर बन रहा है। टॉप लूजर है निफ्टी का 5% की गिरावट के साथ। टाटा स्टील 4.5% नीचे, जो आशु सर बात कर रहे थे। एक्सिस और ICICI लगातार बिकवाली का दबाव है, अभी भी बना हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प 3400 के करीब ये भी आते हुए दिख रहा है। किरण जी, ऑटो स्टॉक्स वैसे भी वीक ही लग रहे हैं, हीरो भी 3400 के लेवल पर आ गया है, और वीक देखते हैं इसको? ये प्रश्न मेरे लिए है? जी किरण जी, हीरो मोटोकॉर्प। दीप, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और या इधर भी बिकवाली देखने को मिल रही है, और थोड़ा सा ये इंटरमीडिएट करेक्शन हो सकता है। मेरा मानना है कि इधर से और थोड़े से निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। ऑन द लोअर साइड नेक्स्ट जो सपोर्ट आता है वो लगभग 3350 के आसपास है, वो टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। अगर किसी के शॉर्ट पोजीशंस है तो मेरा मानना है कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3460 के आसपास होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प 3400 के लेवल तोड़ने के लिए तैयार इस समय आपको दिख रहा है। वीकनेस थोड़ी इस समय और बढ़ रही है। जहां तक मार्केट का सवाल है, सिर्फ 6 नेम्स हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं। यूपीएल पर थोड़ी खरीदारी है, गेल, HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज और NTPC जो भी अभी अब नेगेटिव टेरिटरी में जाने की तैयारी दिखा रहा है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे आपके जो निफ्टी स्टॉक्स हैं वहां पर बिकवाली का प्रेशर और बढ़ रहा है। देखते हैं यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेती हैं या फिर अब ये जो 14,940 950 पर निफ्टी आया है इसके भी नीचे आपको फिसलते हुए दिखता है कि नहीं। एक कॉल SBI पर वागले साहब से। वागले साहब, 400 के नीचे SBI क्या लेवल्स अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सर? दीपांशु, जिस तरह से ब्रेकडाउन आया है मुझे लगता है ये कंटिन्यू होगा, नीचे में मूव होनी चाहिए। अभी जिस तरह से 400 ब्रेक किया है, 405 के स्टॉप लॉस से इसको बेचना चाहिए। 387 385 तक के लेवल तो मुझे दिखते हैं। ओके, तो 387 385 के लेवल्स दिख रहे हैं, और इसलिए आप थोड़ा अब दूर रहें, केयरफुल रहें। ये एक क्लियर मैसेज बाजार आपको भेज रहा है, स्पेशली फ्रंट लाइन हाई बीटा बैंक्स में जहां पर और बिकवाली का प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील, JSW स्टील, यहाँ पर भी आप भारी बिकवाली इस समय आते हुए देख रहे हैं। पावर ग्रिड जो काफ़ी एक्टिव रहा है, थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, हालांकि कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मार्केट ये होल्ड आउट के संकेत दे रहा है, बट अदरवाइज वीकनेस का दौर और बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स, जरा इस पर भी राय लें बंसल जी से। बंसल जी, टाटा मोटर्स 305 के लेवल्स पर आया, यहाँ पर सपोर्ट दिखता है या फिर यहाँ से भी वीकनेस आएगी? देखिए दीपांशु, अभी तो फिलहाल इसने एक सपोर्ट को तोड़ा है। एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट था इसका 314 का, उसको तोड़ने के बाद यहाँ गिरावट आई है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 296 के स्तरों पे आता है। 296 एक नेक्स्ट सपोर्ट है। एज ऑफ नाउ 314 का एक सपोर्ट टूट चुका है। ओके, तो यहाँ पर भी एक बड़ा सपोर्ट टूटते हुए आपको दिख रहा है, और यहाँ पर बिकवाली और बढ़ रही है। पीरामल एंटरप्राइजेस 5% नीचे ये काउंटर भी आया है, और किरण जी, बाकी NBFCs के मुकाबले ये काफ़ी एक्टिव रहा पीरामल, और स्लोली ऊपर भी गया। अब ये 1800 पर पीरामल का सपोर्ट है या ये तोड़ने के लिए तैयार है अब?
देखिए पिरामिड में मुझे लगता है कि वीकनेस तो देखने को मिल रही है और इंट्राडे चार्ट्स में एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न किया है इसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा मानना है कि 1850 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस लेने चाहिए और नीचे में 1740 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। और दीप मेरे लिए प्लीज एक बिगुल बजवाइए, एक कॉल है। बिल्कुल, तो बिगुल बजाते हैं किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। देखिए आईटीसी बेच के चलना चाहिए। काफी मेरा मानना है कि जिस तरीके से हमने पहले क्रैक देखा फिर कंसोलिडेशन, उसका कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिल रहा है। 211 पे फ्यूचर्स है, 1150 के आसपास फ्यूचर्स है, इधर बेचने की सलाह है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 214-15 के आसपास रहना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 2 से 3 दिन अगर देते हैं तो 203-204 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, सो 204-203 के लेवल्स के लिए आईटीसी को बेचने की राय अब आ रही है किरण जी की तरफ से। ये स्टॉक भी अब आपको गिरावट में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहा है। आइए अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल सर, थोड़ी तेज मुनाफा वसूली आई है, 200 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी, 14,900 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी बैंक तो अब 900 पॉइंट्स नीचे है, 35,700 के नीचे। क्या चल रहा है बाजार में सर? सेलिंग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग, सिर्फ बिकवाली है और खाली पहला दिन छोड़ दे तो चारों पांचों दिन खराब। सबसे बड़ी बात दीप ये कि आज जिन लेवल्स पर जाकर हम बंद हो रहे हैं वो थोड़े से परेशान करने वाले हैं, क्योंकि आखिरी 1-1.25 घंटे में अगर हम आज 15,000 के नीचे बंद होते हैं, स्पेशली 14,975 के नीचे, तो ये आपका ट्रेंड रिवर्सल वाला संकेत होगा। और बैंक निफ्टी जहां पर है 35,700 35,800, ये आखिरी सपोर्ट रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी है। तो इन लेवल के नीचे अगर क्लोज होता है, अगर आखिरी मिनटों में हम क्लोजिंग में कुछ बढ़ पाते हैं और ढंग की क्लोजिंग दे दें तब तो ठीक है, लेकिन अगर इन लेवल्स के नीचे बंद होते हैं तो फिर आगे के लिए, अगले हफ्ते के लिए आपका ट्रेंड खराब होता हुआ दिख रहा है। तो ये आखिरी सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का है 35,700 से 35,800 की रेंज में। इसके नीचे बैंक निफ्टी के लिए चार्ट्स काफी खराब हो जाएंगे, लेवल्स काफी नीचे आ जाएंगे। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तो 14,975 तोड़ने के बाद ही थोड़े से संकेत 14,700 से 14,850 की रेंज में जाने के दे रहा है, तो कमजोरी के संकेत हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आज पूरे दिन भर होल्ड होने के बाद जो आखिरी 1-1.5 घंटे में जाने के पहले जो गिरावट आ रही है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी दिखा रही है। तो मुझे लगता है कि जिन लेवल्स के नीचे ट्रेड करें थोड़ी समस्या तो है। बिल्कुल, जिन लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं थोड़ी समस्या तो है ही यहाँ पर, और इसलिए बाजार की कमजोरी और बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि इन लेवल्स पर एक सपोर्ट फिर से बाजार लेने की कोशिश कर रहा है, पर जिस तेज गिरावट से आप नीचे गए हैं, देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट्स होल्ड करेगा या नहीं। बाजार काफ़ी भारी बिकवाली का दौर इस समय बनते हुए दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर बिकवाली का प्रेशर बना है इस समय, सारे के सारे एनबीएफसी स्टॉक्स अब एक एक करके नीचे आ रहे हैं। एल&टी फाइनेंस 100 के नीचे जाते हुए दिख रहा है। एम&एम फाइनेंस 200 के लेवल्स पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 450 के नीचे जाते हुए दिख रहा है। तो कुछ अहम सपोर्ट्स ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय ब्रेक कर रहे हैं। एम&एम फाइनेंस पर एक राय लेते हैं किरण जी से। किरण जी, क्या करें? एम&एम फाइनेंस 6.5% नीचे है, 450 सॉरी हाँ 6.5% नीचे आते हुए दिख रहा है सर। 205 के करीब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी जो देखिए बहुत अच्छे मोमेंटम में था। मेरा मानना है कि 200 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा इस स्टॉक को। तो मेरा मानना है कि अभी बेचने की सलाह नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, पर अच्छा पुलबैक आता है 210 के आसपास तो 2 से 3 रुपए का रिस्क लेके शॉर्ट किया जा सकता है। 200 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो 200 के आसपास के टारगेट्स के लिए इसे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। ये है राय जहां तक एम&एम फाइनेंस का सवाल है। अब एक एक करके जो फ्रंट लाइन नेम्स हैं वहां पर वीकनेस और बढ़ रही है। NMDC यहाँ पर भी 2.5% की गिरावट है। हालांकि स्टॉक का हमने देखा है कि काफ़ी एक्टिव रहा है और आज तो खबरों का भी सपोर्ट था, पर वीकनेस उस पर और आ रही है। सुमित जी के पास चलते हैं एक और सुपरहिट कॉल के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सुबह हमने टाटा स्टील दिया था सेल का, आप देखिए टाटा स्टील 1 वे नीचे आ रहा है। टाटा स्टील के टारगेट्स अचीव हुए हैं और अब जो स्टॉक रडार पे आया है वो भी मेटल स्पेस का है और वो है हिंडाल्को। मेरे को ऐसा लग रहा है हिंडाल्को यहाँ पे CFD पे सेल करना चाहिए। हिंडाल्को 304 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
हिंडाल्को के अंदर यहां से गिरावट बढ़ेगी और एक अच्छा खासा करेक्शन मेटल स्पेस में भी यहां से देखने को मिल सकता है। तो हिंडाल्को के अंदर ऊपर में 310 311 का रेजिस्टेंस है। जब तक अब ये लेवल ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक इसमें बिकवाली करनी है। और यहां पे जैसे 300 के लेवल टूटेंगे तो फिर 295 रुपए से लेके 290 रुपए तक के लेवल हिंडाल्को में हमें इस फॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो हिंडाल्को पे यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें, 311 का स्टॉप लॉस लगाएं, 295 से लेके 290 के टारगेट हिंडाल्को में देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शंस के जरिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो हिंडाल्को का 305 का पुट अभी सीएमपी पे खरीदारी कर सकता है, जो कि करीब करीब 6 रुपया 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 3 रुपए का और ऊपर में टारगेट बनेगा 11 रुपए से लेके 14 रुपए तक का। और स्पॉट के हिसाब से 295 से 290 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। विकवाली ये है राय सुमित जी की तरफ से 311 के स्टॉप लॉस के साथ 295 और 290 के टारगेट के लिए। आइए अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, भारतीय एयरटेल ने एक मल्टीपल सपोर्ट तोड़ा है। पिछले 3-4 दिनों के बॉटम लगभग 582-83 के रेंज में ब्रेक किए हैं। तो 584 के स्टॉप लॉस से इसको ये लेवल पे बेचिए, 578 में, 78-80 के रेंज में। रिस्क आपकी एक 5 रुपए की होगी 1% की, और मुझे ये 560 तक वन वे जाते हुए दिखता है। 578 के आसपास भारतीय एयरटेल चल रहा है, यहां पर बेचने की राय है। भारतीय एयरटेल की बात निकली तो एक बार आशु सर से भी राय ले लीजिए। कुणाल जी क्या कहते हैं, पूछूं? उनका भी पूछ लीजिए कनेक्शन कौन सी कंपनी का है। आशीष सर कौन सा कनेक्शन लिया हुआ है? वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, या कौन सा लिया हुआ है आप? अनिल जी, सबके सब कनेक्शन मेरे पास भारती के हैं, एयरटेल के। और कभी कभी जब वो क्या कहते हैं ना, कंटिजेंसी प्लान के लिए इधर उधर जाना पड़ता है तो सिर्फ एक जियो का डोंगल ले रखा है, क्योंकि वो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री में बहुत अच्छा नेटवर्क है। बट अदरवाइज भारती है। अनिल जी, भारती की आपने बात की, बहुत अच्छा किया। आपको अनिल जी पिछले हफ्ते याद हो, मैंने भारती का एक बियर स्प्रेड दिया है 600-580। प्रिसाइजली यही टारगेट है कि अगर मुझे भारती लेना है तो 560-65 के आसपास लेना है, और इस तरीके से लेना है। अगर नहीं आएगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अनिल जी, आज वो जो कॉस्ट जीरो स्प्रेड पे बन रहा था, 1 रुपया क्रेडिट था, अब उस पर 3 या 4 रुपए क्रेडिट मिल रहे हैं। तो भारती के नीचे आने पे मुझे फायदा हो रहा है। तो अनिल जी, भारती को लेके या सब स्टॉक्स को लेके, अनिल जी फ्रंट लाइन में मैंने ये बोला था, एक मीनिंगफुल करेक्शन ड्यू है, वो किसी वक्त भी आ सकती है। और उसके लिए अनिल जी टाटा मोटर, टिस्को, टाटा मोटर में अभी आप थे नहीं, मैं दीपांशु से बात कर रहा था। आपने 3 दिन पहले जब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का आया था 335 का भाव था। अनिल जी, सबके भाव ऊपर के थे, लेकिन सब सारे स्टॉक जितने हैं, जितने पॉपुलर स्टॉक्स हैं, सब नीचे हैं। और 14,700 पहला पड़ाव बन सकता है। अनिल जी, बने ना बने, मैं बार बार बियर स्प्रेड बना रहा हूं कि बियर स्प्रेड में जैकपॉट लगेगा, और वो लग रहा है। ऊपर में कहीं ना कहीं पूरी मार्केट अनिल जी टाइट सिंड्रम्स हैं, लेड बाय फार्मा, जो कि सबका डार्लिंग सेक्टर रहा है। तो अनिल जी, कुछ चुनिंदा सेलेक्ट पीएसयू स्टॉक्स छोड़ के मुझे पूरी मार्केट भारी लगती है। और मैंने कहा था कि इवन इंस्पाइट ऑफ माई लव फॉर भारती और एनी अदर स्टॉक, कि सबके सब नीचे लगते हैं। तो अनिल जी, व्यू वही है। और अनिल जी, ऐसी वॉलिटिलिटी में आप ना, मतलब इट इज ए 360 डिग्री शिफ्ट फॉर समबडी हु इज लॉन्ग, कि वो अपना भी काटे, डबल भी शॉर्ट करे और उसको भी ट्रेड करे, वो नहीं हो सकता। तो मेरा सिर्फ निवेदन सबसे है कि इस वॉलिटिलिटी में आप बिल्कुल दूर बैठिए। जो पैसे बनाए हैं उसको रिटेन करिए, रिटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट, नहीं तो एक एक लॉट आपका सब कुछ ले जाएगा। बात तो सही है बिल्कुल, और यही हाल इस वक्त बाजार का है भी। तो पता नहीं, जो शिफ्ट की बात करें, 360 डिग्री शिफ्ट कैसे कर लेते हैं? इतना प्यार भारतीय से होने के बावजूद शॉर्ट की भी राय देते हैं। ऐसा मतलब कठोर दिल जो आशु जी का है वो तो सबका हो नहीं सकता। लेकिन कोई बात नहीं आशु जी, हम आपसे धीमे धीमे सीख रहे हैं कि किस तरह से 360 डिग्री व्यू लिया जाए। तो आई एम श्योर कि ये काम आएगा। बिल्कुल जी आशु जी। नहीं अनिल जी, देखिए ये सारे ना ट्रेडिंग व्यूज हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट व्यू अलग होता है, ट्रेडिंग व्यू अलग होता है। तो अनिल जी, अपने भाव से चीज लेनी है। जैसे मैंने आपको कोई भी एग्जांपल दिया, चाहे टाटा मोटर हो, चाहे कुछ भी हो, टिस्को उस दिन सेल दिया। अनिल जी, इन भावों पे अब लिया जा ही नहीं रहा। तो डिसिप्लिन ये कहता है कि आप शांत बैठिए, अपने भाव से लीजिए। और ये 360 व्यू अनिल जी, और ये अनिल जी आपको पता है कि मेरी ये आइडेंटिफिकेशन 99% सिर्फ एक्सपायरी पे होती है, क्योंकि मुझे एक्सपायरी सेल कैंडिडेट आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि किनमें लोगों का पैसा जा सकता है। और अनिल जी, वो नंबर 1 स्टॉक तो मैं आईटीसी बोलता हूं। मैंने अभी दीपांशु से एक चीज बात बोली थी अनिल जी, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप जवाब दें
कि बजट में आईटीसी के लिए सबसे नेगेटिव क्या चीज आई थी। वो नेगेटिव ये चीज थी कि कुछ भी नेगेटिव नहीं था आईटीसी में। अनिल जी कॉम्प्लिसेंसी इतनी है, डीमर्जर की सब बातें करते हैं। मेरा पर्सनली मानना अनिल जी आईटीसी का डीमर्जर इतना आसान नहीं है। उसके वैल्यूएशन के चलते जब भी ये स्पर्ट आता है तो पुराने फंसे हुए लोग निकलें, ना कि कंफर्ट ड्रॉ करें। तो अनिल जी बट ये सारी जो मेरा नैरेटिव है अनिल जी, दिस होल्ड्स वैलिडिटी टिल एक्सपायरी, कि एक्सपायरी तक जो प्रेशर अनिल जी वो एग्जिट नहीं मिलता। और मैं बार बार आइडेंटिफाई करके हर एक्सपायरी में 5-7 दिन पहले बताता हूं आपको कि ये स्टॉक्स पे फंस रहे हैं लोग और इसमें एग्जिट नहीं मिलेगा, विशफुल एग्जिट कभी नहीं मिलता। बिल्कुल परफेक्ट है, बट आप एक्सपायरी के बाद संभाल लेना, एक्सपायरी तक हम संभाल लेंगे, एक्सपायरी के बाद वापस तेजी करवा लेना। इस उम्मीद में बहुत सारे लोग तो सांस लेकर जिंदा रह जाएंगे। चिंता न करें, एक्सपायरी 4 ट्रेडिंग सेशन और हमें संभालना है, आशीष सर ने कहा है। उसके बाद जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर आएगी। बिल्कुल परफेक्ट है। आइए ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल पर राय इस वक्त आती हुई आशीष सर की तरफ से भी, और वागले साहब ने भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय दी। थोड़े से गिरावट रुकने के संकेत आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना समझे कि मार्केट बढ़ रहा है, गिरना बंद किया है, बस इतना ही काफ़ी है अभी आज के लिए। तो इतना, तो 2:30 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी रखूँगा और साथ ही सेठी साहब भी जुड़ेंगे अपनी सदाबहार पिक्स लेकर, तो उनका भी हमें इंतजार है। लेकिन तब तक आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में आते दिख रहे हैं इस कमज़ोर बाजार में, जो गिरने में बड़े आगे हैं। उनमें से एक और है स्टॉक, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस, लगभग 6% नीचे। कुणाल जी क्या हो रहा है? क्या कुछ अहम सपोर्ट के आसपास है, अभी और जगह है नीचे की? अरे जी देखिए, स्टॉक का अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें अनिल जी, तो एक रेजिस्टेंस एरिया था स्टॉक के लिए 468 रुपए का, 468 का, जिसको आज इंट्राडे में स्टॉक ने पार किया। उसके ऊपर भी ट्रेड किया 2-3 दिन, और फिर आज हमने देखा 468 को जैसे ही स्टॉक ने पार किया तो फिर नीचे की तरफ एक सेलिंग का दबाव देखने को मिल रहा है। मुझे सपोर्ट 440 पर नजर आता है अनिल जी, तो मुझे लगता है कि 440 तक तो ये डेफिनेटली जाएगा। 440 का लेवल टूट गया तो फिर आपको 400 के लेवल्स दोबारा देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, एक 440 का स्टॉप लॉस रख लें। 440 गया तो फिर एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। तो 40 ये अब एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए। नज़र रखिए उस काउंटर पर, देखते हैं कि किस तरह की मूव इस पर आ सकती है। सुमित जी, IDFC फर्स्ट बैंक एंड ऑल ऑफ दिस होल्ड आउट कर रहा है, हालांकि ऊपर से ये स्टॉक भी फिसला है, बट फिर से खरीदारी भी आई है और अभी भी 7.5% ऊपर है। क्या समझे अब IDFC फर्स्ट बैंक के लिए? दिपांशु देखिए, रोज हम स्टॉक पे डिस्कस कर रहे हैं और हम कंटिन्यूसली जो टारगेट्स दे रहे हैं इसके ऊपर, वो ऑलमोस्ट अचीव होते जा रहे हैं। 65 का टारगेट दिया था, वो आज ऑलमोस्ट अचीव हुआ है और वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो थोड़ा सा फ्रेश बाइंग के लिए वेट एंड वॉच करें, क्योंकि सपोर्ट्स इंडेक्स में टूटे हैं। तो सपोर्ट्स जब टूटेंगे तो ये जो एकदम स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है उनके अंदर थोड़ा सा बिकवाली, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और ये प्रॉफिट बुकिंग जब आएगा तो लोअर लेवल्स पे वापस से खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करें IDFC फर्स्ट बैंक में, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 59 के आसपास का। अगर 59 का लेवल टूट जाता है तो ये 10 से 15% का फॉल भी दिखा सकता है। तो 59 या 60 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करें। जब हम फ्रेश सिग्नल देंगे तब लेना। बिल्कुल, तो फ्रेश सिग्नल का वेट करना है, ये राय है। खरीदारी नहीं करें, अगर है आपके पास तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आती हुई दिख रही है। मदरसन सुमी एक और ट्रेडर्स फेवरेट, एक और स्टॉक जहां पर जबरदस्त रैली बनी थी, ये भी अब फिसलता हुआ दिख रहा है। किरण जी, मदरसन सुमी पर क्या राय देंगे 210 के लेवल पर? देखिए, इधर भी मुझे लगता है जो गैप छूटा था इधर एक अच्छा सपोर्ट है। मेरा मानना है कि 203 204 ये एक लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो कि सपोर्ट का काम करेगा। ये कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी अभी के लिए नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर इसके नजदीक मिलता है तो बिल्कुल बाय करे। जो बाइंग वॉल्यूम्स है वो काफी है, गिरावट में वॉल्यूम्स नहीं है, तो सप्लाई नहीं है, मार्केट की वजह से जो वीकर सेक्शन है वो बेचते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जिसने लिया है 200 के नीचे स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग के लिए से लिया है वो 203 का स्टॉप लॉस। ओके, तो 203 का स्टॉप लॉस होगा, मदरसन सुमी पर रखनी है नजर। UPL यहां पर खरीदारी आ रही है और ये स्टॉक फिसला था पर अब वहां से फिर से फ्रेश मूवमेंट दिखा रहा है। बंसी जी, UPL पर नजर रखिए, 560 के लेवल्स पर क्या चल रहा है यहाँ पे? देखिए दीपांशु, UPL में देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, गिरावट आई थी और जितनी गिरावट आई उससे उसकी 50% से ज़्यादा गिरावट जो है रिकवर हो चुकी है। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ पर 555 एक अहम सपोर्ट है, क्लोजिंग की वेट करनी चाहिए। एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जिनके पास है 555 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ओके, तो 555 के स्टॉप लॉस के साथ
होल्ड करना की सलाह है आपके लिए। यूपीएल पर थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर हुआ है, 35,800 के ऊपर निफ्टी बैंक भी आया है और 14,950 के ऊपर निफ्टी भी आया, तो हल्की सी स्टेबिलिटी आई है भारी गिरावट के बाद। पर इस स्टेबिलिटी में अब क्या करना है ये इंपॉर्टेंट होते हुए दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये होल्ड आउट कर रहा है, 1.25% की खरीदारी गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपको दिख रही है। आज सिदानी साहब इसको रेकमेंड करके गए हैं एज अ पोजिशनल बेसिस ऑफ कोर्स, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है। आशु जी, डीएलएफ यहां पर भी हमने देखा है कि ऑफ कोर्स विद मार्केट गिरावट दिखा रहा है, पर अब क्या राय बनेगी कि अगर किसी ने डीएलएफ पर कॉल ली हुई हो, क्योंकि आज जो शार्प फॉल आई है उसमें वापस वो 300 के लेवल्स पर आ गया है। दीपांशु, आपने बहुत अच्छा किया कि मुझसे डीएलएफ पूछा, बिकॉज आई स्टैंड अकाउंटेबल फॉर माय कॉल्स एंड डीएलएफ इज वन कॉल जो मैंने पिछले 1-2 बार बोली है। दीपांशु, हम डीएलएफ और परसों मैंने पीएनबी भी दी थी, कल ही दी थी इनफैक्ट क्लोजिंग में, कि डिलीवरी उठानी है, 4360 का राउंड था, आज 45 जाके अभी भी 42 है, तो दोनों चीजें अनिल जी दीपांशु होल्ड करनी है। डीएलएफ में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती दीपांशु, लेकिन वो एक्सपायरी प्रेशर में, जो एक्सपायरी पोजीशन में जो ओवरबॉट होता है वो कटता है, उसका प्रेशर है। और उसका जो बेस्ट प्ले होता है दीपांशु, जो रिपेयर ट्रेड होता है, ऑप्शंस पहले 340 की कॉल बेची, फिर 330 की बेची, और वो कॉल्स बहुत अच्छी भाव पे बिक जाती हैं। हाई आईवी स्टॉक है ये, वॉलेटाइल स्टॉक है, तो हाई आईवीज होती है, उनमें अच्छा प्रीमियम मिल जाता है, तो वो हेज हो जाती है। तो हम डीएलएफ हेज करके अभी भी कैरी कर रहे हैं, एंड प्रिसाइजली दिस इज द रीजन दीपांशु, इफ यू रिमेंबर, एंड अनिल जी ने मुझे एक आध बार पॉइंट आउट भी किया था कि अब आप डिलीवरी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दीपांशु में डिलीवरी की बात सिर्फ इसलिए कर रहा था कि फ्यूचर, कि अब आप डिलीवरी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दीपांशु में डिलीवरी की बात सिर्फ इसलिए कर रहा था कि फ्यूचर का सौदा, आई मीन लेवरेज सौदा इस भाव पे किसी भी स्टॉक का 90% और मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक का संभलेगा नहीं, वेदर इट इज डीएलएफ, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो मैंने कहा हो या किसी ने भी कहा हो। सो इंपॉर्टेंट है कि उस चीज को मतलब मद्देनजर रखते हुए आपको सौदा मैनेज करना आना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अदरवाइज डीएलएफ पे व्यू खराब नहीं है, मार्केट के साथ नीचे आया है, कुछ कम आएगा कुछ ज्यादा आएगा, आई स्टिल होल्ड पॉजिटिव व्यू, बट ओवरऑल मार्केट में दीपांशु, जो मैं पिछले 15 दिन से बोल रहा हूं, टाइम फॉर लॉन्ग शॉर्ट मिक्स, टाइम फॉर हैविंग ए बियर स्प्रेड, टाइम फॉर होल्डिंग पुट्स। बिल्कुल, तो थोड़ा अब बाजार का रुख बदल गया है, उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यूपीएल, यहां पर रखें नजर, और गोदरेज प्रॉपर्टीज वहां पर भी एक्शन है। जी अनिल जी। बस 2:30 बज गई है और 2:30 बजे वक्त है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। और दीप, आपको अगर ये अंदाजा लगाना है कि बाजार में कितनी मंदी है, कितनी कमजोरी है, तो उसका कोई फॉर्मूला, कोई ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि मूड माहौल कितना खराब है? यानी जी सेठी साहब कितनी कॉल्स देते हैं? कितनी कॉल्स देते हैं आप बताइए। अनिल जी, बिल्कुल सेठी साहब कितनी कॉल देते हैं, क्योंकि मंदी से मंदे जब बाजार गिर रहा था, हाँ। तभी सेठी साहब जो है अपनी एक कैश और एक फ्यूचर या 2 फ्यूचर की कॉल के साथ कम से कम एक तो लेके आए, एक हाँ। लेके आए हैं। हाँ, और किसी को कोई अंदाजा लगाना है सेठी साहब के कॉल्स के बारे में कि बाजार में मंदी का माहौल कितना है? अनिल जी, तो चलिए मैं बता, हाँ जी अनिल जी, सेठी साहब मंदी में आ गए। कैसे? अनिल जी, अगर वो मंदी में आ गए तो बहुत बड़ी मंदी है ऐसा। अच्छा, ओके। आशु सर आप बताइए। नहीं अनिल जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता था जो मिस हो गई, लेकिन मतलब आई विल टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग दिस कि सेठी साहब तो मंदी में नहीं आएंगे, लेकिन अनिल जी मैंने सुमित को जरूर अप्रिशिएट करना चाहता हूं, क्योंकि कल परसों में जब मैं नहीं था उसने एचडीएफसी बैंक और सबसे पहले सुमित मंदी में आया था और बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन की थी। तो अनिल जी मतलब मुझे लगता है कि मेरा जो बैटन है ना वो बड़े सही हाथों में जा रहा है, क्योंकि he not being present सुमित देर वो छोड़ता नहीं है। तो अनिल जी मैं जनरली मतलब अगर आप बड़े स्टॉक आइडेंटिफाई करना अनिल जी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइमली आइडेंटिफाई करना। कोई बेचे ना बेचे, लेकिन अनिल जी सिग्नल होता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और वो बहुत जरूरी है इस मार्केट के अंदर अनिल जी, पैसा संभालना। तो अगर आप पॉजिटिव लें तो ये है कि आपका जो उत्तराधिकारी जो बनेंगे वो सुमित जी बनेंगे, तो वो पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव साइड में लेना चाहे तो आप समझ लें आपकी कुर्सी खतरे में है। सिंह का दूसरा सुल्तान पैदा हो चुका है, भले अभी राजकुमार जैसा दिख रहा हो, लेकिन बाद में सुल्तान नहीं। इस बार ये तीसरी बार हुआ है, तीसरी या चौथी बार हुआ है जब सबसे पहले सुमित जी मंदी में आए,
और एकदम टाइमली आए। तो ये सुमिजी की काबिलियत है, और कभी कभी हमें लगता भी है कि ये हड़बड़ी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, इतना जल्दी कॉल देना शुरू कर दिया शॉर्ट साइड पे। लेकिन वाकई में सुमिजी जो शॉर्ट कॉल दिए वो बहुत ही दमदार दिए। अब रहा सवाल सेठी साहब का, तो अब तक इतिहास में पहले एक बार ऐसा हुआ कि सेठी साहब ने उस दिन अपनी कोई कॉल नहीं दी। सेठी साहब ने बोला कि मैं कोई कॉल नहीं दूंगा, मार्केट बड़ा खराब लग रहा तो कॉन्फिडेंस नहीं। ऐसा पहले एक ही बार हुआ इतिहास में। शॉर्ट तो आज तक दिया ही नहीं, तो शॉर्ट तो आज तक सेठी साहब ने दिया नहीं एक भी बार। और एक ही बार ऐसा हुआ जब उन्होंने कहा कि नहीं आज मार्केट में समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा क्या है। तो आज दूसरी बार ऐसा है कि सेठी साहब ने नोटा का इस्तेमाल किया है, कुणाल जी से, राकेश जी से सीख के। वो बोल रहे आज मेरा नोटा है, कोई कॉल नहीं दूंगा। इसी से अंदाजा लगा ले कि अब सेठी साहब को एक भी बाय आइडिया नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है मतलब देना नहीं चाहते इस मार्केट में, तो उससे आप मंदी का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी है। क्योंकि शॉर्ट कॉल तो सेठी साहब देते नहीं है, नोटा देना ही अपने आप में, जैसे सिमी जी का कैसा है ना, सिमी जी भी बड़ी मुश्किल से शॉर्ट कॉल देती है, वैसे तो सेठी साहब की तरफ से आज नोटा है। वागले साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी वागले साहब। अनिल जी, सेठी साहब ने नोटा का मतलब ही शॉर्ट है, ये हमको समझना है। बिल्कुल ठीक बात है, नोटा मतलब शॉर्ट ही है बिल्कुल। तो इसी से अंदाजा लगा लें कि आज मूड माहौल थोड़ा दीप ना ठीक नहीं है। बस अब आप मुझे फाइनली 2 मिनट और दे दें दीप, मेरा फाइनल टच चल रहा है बैंक निफ्टी के डेटा पर। निफ्टी के डेटा फाइनल हो चुके हैं और उसके बाद मैं आपको अगले 2 मिनट के बाद 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल अनिल जी, तो आपकी स्ट्रैटेजी का इंतजार है और जानेंगे कि अब किस तरह का मूव देना चाहिए। पर सर, एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि अब थोड़ा रोटेशन में आईटी स्टॉक्स बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीक कहा था कि अब लग रहा है कि शायद आईटी स्टॉक्स में ट्रैक्शन आएगा, स्पेशली टीसीएस। नजर डालिए टीसीएस पर, यहां पर अभी एक स्पाइक आया है। इन्फोसिस पर भी नजर डालिए, ये दोनों स्टॉक। जी सर। दीप सुनिए। अरे नजर डालने तब तक ठीक है, आप ये बार बार बोल के आईटी चलने लगे, नजर मत लगाओ। आजकल क्या है, ये मंदी का मार्केट है, ज्यादा देखने से नजर लग जाती है। बड़ी मुश्किल से कोई ऊपर आ रहा है, उसको आने दो। 15,000 के नीचे मत बंद कराओ, कम से कम इतनी मतलब वो इज्जत रह जाए, वैसा होना चाहिए। 15,000 तो कम से कम होल्ड कर ले हम क्लोजिंग बेसिस पे, ताकि अगले हफ्ते ना सोमवार को लोगों का है ना ट्रेडिंग स्क्रीन खोलने का मन करे कम से कम। नहीं तो पता चला टेक्निकली खराब वीक होके बंद होंगे फिर, है ना। तो इसलिए खाली ऐसे बोलो, हाँ थोड़ा मतलब अच्छा भी हो रहा है, ज्यादा अच्छा बोलो मत। जी दीप। चलिए सर, इग्नोर करते हैं। कुछ एक स्पेसेस हैं बाजार की जो आपको थोड़े रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। वो क्या स्पेस है, अभी आगे जाकर उस पर नजर रखते हैं। अनिल जी ने कहा ट्रेडिंग स्क्रीन पर तो आपको लाल दिख रहा है, पर अगर आप ट्रेडिंग स्क्रीन के अलावा कुछ और स्क्रीन पर नजर डालना चाहेंगे तो आपके लिए अच्छी खबर आ सकती है। पीवीआर नजर रखिए, वीकेंड भी आ रहा है, अगर आप चाहें तो मूवी स्क्रीन्स की तरफ जा सकते हैं। हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर पीवीआर के लिए आने वाले समय में कुछ अच्छे ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो मूवी स्क्रीन पर आप जाकर देखिए क्या एक्शन बन रहा है। बताएं कुशल, पीवीआर में क्या है ट्रिगर्स? बिल्कुल, तो अब क्लियर केस रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं यहाँ पर। और आप देखिए इनकी जो सब्सिडियरी है पीवीआर पिक्चर्स, उनका ये मानना है कि FY22 में ये प्री कोविड लेवल्स पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट जो FY22 की सेकेंड जो 6 मंथ्स पीरियड होगा, वो तो प्री कोविड लेवल्स के से भी बेहतर होने की उम्मीद लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस वजह से जो कॉन्फिडेंस बन रहा है वो पीवीआर में बन सकता है। और आप देखिए ओवरऑल जिस तरह की कंटेंट पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रांग है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो रीजनल मूवीज है वो उनकी रिलीज का तो ऑलरेडी सिलसिला शुरू हो चुका है, पर खासकर जो हॉलीवुड मूवीज है जहां पर पीवीआर पिक्चर्स की काफी बढ़िया पकड़ है, वहां पर काफी बड़ा फोकस आपको आगे आने वाले समय में दिखेगा। इनफैक्ट फरवरी एंड तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी सारी मूवीज जो मार्च ऑनवर्ड्स शुरू होंगी, उनकी अनाउंसमेंट, जो डेट्स के अनाउंसमेंट है वो आती हुई नजर आएगी। तो एक क्लियर क्लैरिटी जो है व्यूअर्स को भी मिलती हुई दिखेगी और पीवीआर के लिए भी आगे के जो कैश फ्लोज आने वाले हैं वो भी अश्योर होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट इनकी जितनी भी स्क्रीन स्पेस है, आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में इसको खोल दिया गया है। इनफैक्ट सरकार की तरफ से भी 100% कैपेसिटी पर रन करने की इजाजत मिल चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र और केरल में अभी भी 50% ऑक्यूपेंसी अलाउंस है। तो पर ओवरऑल बाकी इंडिया लेवल पे देखेंगे और जो कंटेंट पाइपलाइन आगे के लिए दिख रही है, पीवीआर जो है वहां पर काफी अच्छी ट्रेजेक्टरी बनती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो पीवीआर पर अच्छी ट्रेजेक्टरी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। आने वाला समय अच्छा हो सकता है कंपनी के लिए। पर आइए एक बिगुल आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मतान। बताएं आशु सर। दीपांशु,
14,700 के तो चांसेस लग रहे हैं। अगेन मैं प्लेन वनीला शॉर्ट लॉन्ग बहुत ही रेयरली देता हूं, तो 15,000 की जो इन द मनी पुट है वो एक लेनी है दीपांशु, और 14,800 की 2 पुट बेचनी है। दीपांशु इस स्प्रेड में 15,000 की 1 पुट लेनी है और 14,800 की 2 बेचनी है। इस स्प्रेड में आपको 5 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा दीपांशु। इस स्प्रेड में 5 रुपए आपके घर आ जाएंगे, आपको लेजर क्रेडिट मिल जाएगा, और ये सेफ है 14,600 तक। अगर 14,700 आता है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, 14,800 रहेगा तो भी प्रॉफिट होगा, 14,600 तक सेफ है, 14,900 पे भी प्रॉफिट होगा। तो 15,000 से नीचे नीचे जब तक ये रहता है आपको अच्छा प्रॉफिट रहेगा। वर्स्ट केस है कि अगर 15,000 से ऊपर चला जाए और एक्सपायरी 15,000 के ऊपर हो जाए और बीच में नीचे भी ना आए, वो वर्स्ट केस है दीपांशु के मुझे सिर्फ 5 रुपए का क्रेडिट मिलेगा, कुछ जाएगा नहीं। तो आई थिंक ये स्प्रेड भी दीपांशु जरूर बनना चाहिए। कोई जिसको अपने स्टॉक्स हैं, हेज नहीं हो पाता या शॉर्ट नहीं हो पाता या अपना माल कट नहीं पाता, ऐसे हेज के साथ जरूर रहें, क्योंकि कम से कम अगर 200-300 पॉइंट और घटे तो उनको अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। और 14,600 के नीचे इसमें अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन वो दीपांशु जब तक होता है उसमें रिपेयर भी हो जाता है। बट एज ऑफ नाउ ये ट्रेड बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि जब हम बना रहे हैं हम ऑलरेडी कल और आज में 150-200 पॉइंट घट चुके हैं, तो इट इज ए गुड ट्रेड टू मेक दीपांशु। बिल्कुल, तो मार्केट की गिरावट के साथ अब आप एक स्प्रेड बना सकते हैं। 15,000 की एक पुट खरीदनी है, उसके सामने 14,800 की पुट बेचनी है, और 14,600 तक की गिरावट में आपके लिए ये स्ट्रैटेजी सेफ रहेगी। ये है आपके लिए आशुतर सर की तरफ से राय। 5 रुपए का आपको क्रेडिट ही मिलेगा इस पर आइए अब अनिल जी के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि इस समय की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल सर, ग्लोबली तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से हमारे बाजार फिसले हों। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं, नास्डैक फ्यूचर्स माइनर पॉजिटिव हैं, यूरोप के बाजार पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट आधे % तक की तेजी आपको फ्रांस और जर्मनी में आती हुई दिख रही है। और एशिया में भी ठीक ठाक कारोबार था सर, हांगकांग और चाइना दोनों ही पॉजिटिव क्लोज हुए। जापान के बाजार हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुए थे। तो ग्लोबल क्यूज तो उतने खराब नहीं लग रहे हैं जितनी खराब हमारी गिरावट है। क्या करें सर? दीप, 2 चीज है। पहली चीज तो ये कि सोमवार को छोड़ के बाकी 4 ट्रेडिंग सेशन आपके काफ़ी खराब रहे। सोमवार का भी एक मजबूत सेशन उसके बाद में जो प्रॉफिट बुकिंग है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल तो है। हर एक लेवल से सप्लाई आ रही है, और बड़ी बात यह कि सप्लाई जो आ रही है वो शॉर्ट होने की वजह से कम आ रही है, लॉन्ग पोजीशन जो अनवाइंड हो रही है उस वजह से ज़्यादा आ रही है। अब हम 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहला तो है 15,000 के लेवल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बचे हुए समय में जो बचे हैं अपने, कितने 40 मिनट बचे हैं, ठीक है, 40-45 मिनट, जो 45-50 मिनट, 15,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। 15,000 के नीचे की क्लोजिंग होने में दिक्कत है। दिक्कत क्या है? 15,000 के नीचे अब आप इस वक्त जब ट्रेड कर रहे हैं तो 85 लाख 85 लाख शेयर ऐसे हैं पुट राइटर्स जो रिस्क पर हैं, जिन्होंने ऊपर के लेवल के पुट बेचे हैं। किसी ने 15,100, किसी ने 15,200, 15,300, हर एक भाव के पुट बेचे हुए हैं, ये सोच के कि पुट बेचना मतलब तेजी करना है और हमें प्रीमियम आसानी से कमाने को मिल जाएगी, नुकसान नहीं होगा। ये लोग रिस्क पर हैं और ये मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मंथली एक्सपायरी सिर्फ ट्रेडर्स के हाथ में नहीं होती, मंथली एक्सपायरी फंड्स के हाथ में भी बहुत कुछ होती है, एफआईज के हाथ में भी बहुत कुछ होती है, क्योंकि आमतौर पर एफआईज मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, वीकली में नहीं। ये चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। तो इस लिहाज से आज पहली चीज़ तो ये कंडीशन है कि 15,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे पूछेंगे कि संभावना क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि संभावना कम है कि हम 15,000 को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर पाएँ। उसकी वजह बता दूँ, अब इसे आप वैसे भी देख सकते हैं कि 15,000 के लेवल पर 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, 43 लाख शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, और उसमें से 13 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो कायदे से तो 15,000 के नीचे जाना नहीं चाहिए था, जाना तो टिकना नहीं चाहिए, टिका है तो बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे हम 15,000 के नीचे वक्त बिता रहे हैं, आधा पौन घंटा ऑलरेडी बिता दिया, तो अब हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो अब से लेकर 3:05 तक अगर आप 15,000 के नीचे ही रहते हैं तो फिर आपके लिए क्लोजिंग खराब है, अगले हफ्ते के लिए भी संकेत थोड़े खराब है। अगर 15,000 के ऊपर आकर टिक जाते, बंद हो जाते, तो कम से कम आपको ये तसल्ली रहेगी, एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट जहां पर तेजी करने वालों का था, उन्होंने क्लोजिंग बेसिस पर हफ्ते के आखिरी दिन इस लेवल को होल्ड कर लिया, मतलब किला ढहने से बचा लिया। तो मेरे लिए सिर्फ आखिरी 1 घंटे में एक ही चीज पर फोकस है, क्या हम 15,000 के ऊपर बंद हो पाते नहीं। फिलहाल डेटा जो दिख रहे हैं उसको देखकर संभावना थोड़ी सी कम लगे, असंभव नहीं है, मुश्किल है। ये चीज ध्यान में रखिए, ये 15,000 के लेवल के आसपास। तो बस 15,000 के ऊपर जो भी क्लोजिंग मिल जाए, 15,025 मिले, 15,010 मिले, 15,050-75 मिले और 15,000 ही मिले तब भी चलेगा।
अगर 15,000 के नीचे बंद होते हैं तो फिर आपके लिए 14,700 से लेके 14,850 तक के नीचे के करेक्शन के रास्ते अगले हफ्ते के लिए खुलते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका निफ्टी पर। ऊपर में अब जब 15,175 15,200 की रेंज को पार करेगा निफ्टी, तभी वापस से बड़ी ताकत का अंदाजा दिखेगा। तब तक आप रेंज बाउंड और स्टॉक स्पेसिफिक टाइम वाइज करेक्शन इस ट्रेंड में रहेंगे, ये ध्यान में रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो लेवल जो मैं 15,000 की निफ्टी में बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में मेरे लिए दीप वो लेवल है 36,700 750 के आसपास का, जहां पर एग्जैक्टली अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। 36,750 प्रिसाइजली होता है, थोड़ा सेफर साइड पे 50 पॉइंट की और इधर उधर की रिस्क मान लें 36,700, सॉरी 35,700, माफ कीजिएगा 35,700। 35,700 के नीचे अगर हम बैंक निफ्टी पर आज बंद होते हैं तो अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी पर भी आपके लिए संकेत खराब है। तो 15,000 और 35,700 ये दो क्लोजिंग बेसिस पर लेवल रखिए। अब बैंक निफ्टी की समस्या क्या है? 36,000 के नीचे आने पर बैंक निफ्टी में 30 लाख शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने पुट बेचकर बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन बनाई हुई है। ये रिस्क पर हैं मंथली सीरीज में, तो इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे इन पुट राइटर्स की तरफ से दबाव आएगा और ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि आप 36,000 के ऊपर आज क्लोज नहीं हो पाएंगे। क्लोजिंग आपकी मिनिमम 36,100 के ऊपर की होनी चाहिए, तो ही आप ये कहेंगे कि हम उतने बुरे नहीं है। जब तक 36,100 के नीचे बंद हो रहे हैं खराब है, और 35,750 700 के नीचे बंद होते हैं तब तो बहुत ही खराब है। ये डेटा है क्लोजिंग बेसिस पर जिन पर आपको ध्यान रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जी दीप। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बाजार के लिए, यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर क्लोजिंग बेसिस पर ये लेवल्स डिफेंड होते हैं तो आप फिर थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, वरना बिकवाली का दबाव और आपको बढ़ते हुए दिख सकता है। और इस समय तो बिकवाली का दबाव फिर से बढ़ रहा है क्योंकि वापस 900 पॉइंट नीचे है निफ्टी बैंक। 35,700 का लेवल जो निफ्टी जो अनिल जी बात कर रहे थे उसके करीब आपको आते हुए दिख रहा है, और 14,940 पर अब निफ्टी आ रहा है। तो फिर से थोड़ा सपोर्ट लिया था बाजार ने, अब फिर से थोड़ी बिकवाली का प्रेशर और बनते हुए दिख रहा है। और बिकवाली अगेन बैंक्स और एनबीएफसीज पर ही आ रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अब 445 पर आ गया है, तेज गिरावट। और बीएचईएल बैन में है 7% नीचे, वोडाफोन आइडिया बैन में है 7% नीचे आ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स अगेन एक ट्रेडर फेवरेट है और काफ़ी एक्टिव रहता है रेडार पर, यहाँ पर तेज मुनाफा वसूली आई है। वागले साहब 3,000 के नीचे अपोलो हॉस्पिटल्स, बल्कि अब तो 2925 के करीब आ रहा है। ये सपोर्ट जोन्स हैं, यहाँ से और वीकनेस है इधर? मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर बाय करना चाहिए, बाय करने की हिम्मत नहीं हो करनी चाहिए। 2900 ब्रेक करेगा ऐसा मेरा मानना है। 2870 2860 ये अगला सपोर्ट है। ओके, तो 2860 अगला सपोर्ट है। किरण जी, भारत फोर्ज 600 के नीचे, क्या राय है सर? यहाँ से और नीचे के लेवल्स देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा नीचे आ सकता है। नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 580 का है, वो टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। पर अगर शॉर्ट पोजीशन से तो 580 के आसपास अपने शॉर्ट पोजीशन एक बार के लिए कवर कर लेने की सलाह होगी। ओके, तो शॉर्ट पोजीशन अगर हैं तो आप कवर कर लें। वैसे थोड़ी और गिरावट इस पर बनती हुई दिख सकती है। ये थोड़े स्टॉक्स हैं जो आपको वीकनेस दिखा रहे हैं, पर एक स्पेस जहां पर रखनी है नज़र और खबर के दम पर। हालांकि आज सुबह हमने तेजी देखी थी, उसके बाद आई है मुनाफा वसूली। एनएमडीसी यहां पर कंपनी के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। डोनेमलाई माइन में कामकाज फिर से शुरू हो गया है। कितनी अहम है ये माइन कंपनी के लिए, आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष, सुबह तो हम एक्शन में देख रहे थे, उसके बाद स्टॉक आज की गिरावट में फिसला है, बट कितना अहम है ये माइन और इस खबर का इम्पैक्ट क्या हो सकता है? बिल्कुल दीपांशु, दिसंबर 2018 से हम देख रहे हैं कि ये जो माइन है बंद है। कर्नाटक सरकार से रॉयल्टी भुगतान को लेकर विवाद था और कर्नाटक सरकार ने 80% तक रॉयल्टी मांगी थी। हालांकि इसके बाद हमने देखा था कि कंपनी ने रेजिस्ट किया एंड फिर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कामकाज पूरी तरीके से रुकता हुआ नजर आया। अब ये काफ़ी मच अवेटेड है, स्ट्रीट को इसका फैसला देखिए काफ़ी टाइप से क्लैरिटी भी नहीं देखने को मिल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से रॉयल्टी को लेकर दोनों के बीच में नेगोशिएशन हो रहा था एनएमडीसी और कर्नाटक सरकार के बीच में, अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक बीच का रास्ता सामने नजर आ रहा है। करीब 1 करोड़ टन के आसपास की इसकी सालाना क्षमता है, 70 लाख से 1 करोड़ टन। यानी अगर आप देखें तो टोटल आउटपुट पे 30% योगदान, यानी कंपनी की जो आय है करीब 8% बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो लीज है इस माइन की करीब 15 से 20 साल के लिए है और 10 करोड़ टन के भारी भरकम आयरन और रिजर्व्स हैं। तो यानी देखिए यहाँ से ये भी माना जा रहा है कि एक बार यहाँ पर कामकाज शुरू हो गया तो कंपनी की जो टॉप लाइन है इसमें ज़रूर आपको एक एक्सपांशन देखने को मिलेगा। लेकिन मोर और लेस अगर आप देखें तो जो पूरा स्टील सेक्टर है या फिर आप कह लीजिए आयरन और कंपनीज हैं, इनको लेकर बाजार में उत्साह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैं ब्लूमबर्ग के कंसेंसस एस्टिमेट देख रहा था कि जहाँ पर जितने भी ब्रोकरेज हाउस या एनालिस्ट है जो
एनएमडीसी को कवर करते हैं। मेजॉरिटी अगर आप देखें तो वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। करीब 57% एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, 30% मान रहे होल्ड करना चाहिए और केवल 13% ऐसी हैं जो इस स्टॉक पर नेगेटिव है, कह रहे हैं बेचें। और औसत जो लक्ष्य इस जनरल कंसेंसस का निकल के आता है वो करीब 144 रुपये, यानी मौजूदा भाव से भी अगर आप देखें तो लगभग 18-20% की अपसाइड यहाँ पे देखी जाती है। आपके लिए एनएमडीसी पर पूरी रिसर्च और रिपोर्ट्स, जहां पर डोनीमलाई माइंस शुरू होने का फायदा आप साफ तौर पर आते हुए देख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और पतंजलि आयुर्वेद के और रुचि सोया के प्रमोटर स्वामी रामदेव ये अपनी कंपनी को लेकर कुछ बड़े ऐलान करने की तैयारी में, और क्या किस तरह के ऐलान होंगे, कब होंगे, स्वामी रामदेव ने जो कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोनिल पतंजलि ने बनाई, इसका गौरव है। और जो एक ड्रग माफिया थे जो मेडिकल टेररिज्म और मेडिकल अनार्कीज देश में फैलाना चाहते थे, वो अब नाकामयाब हो गए कि एलोपैथी का सशक्त विकल्प हमने दिया है, अब न्यूट्रास्यूटिकल का भी विकल्प देंगे। क्योंकि जी बिजनेस पर तो मेरे आप इंटरव्यू भी सुनते रहते हो, अभी तो बहुत बड़ा काम होने वाला है और ये बड़ा धमाका जी बिजनेस पर बहुत जल्दी करने वाला हूँ। अगले महीने ही धमाका होगा और जी बिजनेस का एक कहते हैं ना हिस्टोरिकल इंटरव्यू अगले महीने आप देखेंगे कि किस तरह से रुचि सोया जो लिस्टेड है, पतंजलि अभी अनलिस्टेड है, कैसे उसको पंख लगा करके पतंजलि और रुचि सोया के दो पंख लगा हुआ आत्मनिर्भर भारत का ये जो एक शिखर आरोहण है वो पूरी दुनिया देखेगी। सर बस इतना पूछना था कि अब फाइनल अप्रूवल सारे आ गए हैं, मार्केट में अवेलेबिलिटी पूरी तरीके से हो जाएगी? तरीके से नहीं, पहले से ही उपलब्ध। तो और रेट क्या रखेंगे सर? रेट तो 535 ही है। देखो क्या है, दवाई पहले से थी, उसके अंदर पहले क्या कहते थे इम्यूनिटी बूस्टर का आपने लाइसेंस लिया हुआ है, अब दवाई का भी लाइसेंस हो गया है कि अब कोरोना की पहली दुनिया की दवाई कोरोना। तो स्वामी रामदेव ये कहते हुए कि कुछ बड़े ऐलान आपको देखने को मिलेंगे रुचि सोया को लेकर, और वो ऐलान आपको देखने को मिलेंगे जी बिजनेस पर अगले महीने। एक बड़े और बेहद इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए जब स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ेंगे। और देखिए आज के कमजोर बाजार में इस खबर के बाद स्टॉक रुचि सोया का 5% के ऊपरी सर्किट पर फिर से आता हुआ 690 रुपये पर आता हुआ दिख रहा है। तो रुचि सोया के निवेशकों को कुछ न कुछ बड़ा मिलने की तैयारी में है, ये स्वामी रामदेव ने हमारे साथ इंटरव्यू में साफ साफ कहा है। तो बड़ा एक्शन। कुणाल जी, अनिल जी धमाके की बात कर रहे थे स्वामी जी। हाँ। अनिल जी अब तो बेसब्री हो रही है जानने के लिए भी धमाका क्या है। बिल्कुल, तो धमाका क्योंकि वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करें, अगले महीने में ये आता हुआ दिखेगा। और जी बिजनेस से हमें एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बताया भी है और उन्होंने कहा भी है कि एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। लेकिन फिलहाल रुचि सोया के शेयर होल्डर्स के लिए ये फायदे के बाद 5% मजबूत। जरा चार्ट देखिए कुणाल जी, रुचि सोया बड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, आज 5% के ऊपरी सर्किट पर है। अनिल जी देखिए बिल्कुल सर्किट लगाया है और जिस तरह का स्ट्रक्चर है रुचि सोया में हमें कंसोलिडेशन देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अनिल जी जैसे ही 750 पार होगा, 750 पे रेजिस्टेंस है, एक तरफा चलता है, इसमें कई दिनों तक लगातार सर्किट लगते हैं ऊपर के और फिर नीचे के। तो अगर ये 750 पार कर जाए तो फिर मुझे लगता है एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और फिर संभव है कि वापस से 1000 रुपये के लेवल्स जो कि हमने पहले देखे हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो 750 के पार निकलने के बाद कुछ और मजबूती आपको आती दिखेगी रुचि सोया में, ये है आपके लिए राय। तो स्टॉक बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ आपके लिए, बाजार बेहद कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ इस वक्त 15,000 के आसपास पहुंचने के पहले ही पिटाई शुरू हो जाती है और 35,700 35,750 आखिरी उम्मीद के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये है स्टॉक जो एक्शन में आपको इस वक्त दिखेंगे। कुछ मजबूत शेयर हैं जिन पर भी राय ले ली जाए कि अब जहां मजबूती है वहां पर क्या किया जाए। टाटा केमिकल, आज सुबह काफी खरीदारी की राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई दिखी है। जिन लोगों की खरीदारी की हुई है वागले साहब, उन्हें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लें? अनिल जी हमारा 620 622 का टारगेट था, हमने 606 608 में दिया था, वो टारगेट आके कई ऊपर चला गया, 630 तक जाके अभी ये 608 है। मार्केट में बाइंग आएगी, ये वापस से चलेगा, इसमें 660 का मेरा पोजीशन में टारगेट है। अगर वो व्यू लेके चलते हो तो 580 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और कोई भी गिरावट आती है ये बाय करके होल्ड करना चाहिए।
को होल्ड करना चाहिए। और टाटा केमिकल्स पर कुछ अहम खबरों के भी ट्रिगर्स हैं, थोड़ी देर में आपको इसके बारे में बताएंगे कि किस वजह से आप टाटा केमिकल्स पर इतना एक्शन देख रहे हैं। पर डेफिनेटली अनचार्टेड टेरिटरी में गया है काउंटर और यहाँ से और बढ़िया तेजी के तरफ आपको मूव करते हुए देख सकता है। बल्कि कुशल हमारे साथ तैयार हैं टाटा केमिकल्स पर ही बताने के लिए कि क्या है कुछ ट्रिगर्स जिसकी वजह से स्टॉक इतना एक्शन में। कुशल बताइए क्या चल रहा है इस काउंटर में। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए यहाँ पर अब ईवी पर सबसे बड़ा फोकस बनता हुआ जा रहा है। इनफैक्ट सरकार जो है अब इसको पुश कर रही है और यहाँ पर पावर मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जो है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन का लॉन्च किया है और यहाँ पर ये कह रहे थे कि ई मोबिलिटी के फायदे और जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं उसको लेकर जो है जागरूकता फैलानी है ओवरऑल पब्लिक में। और इसको लेकर यहाँ पर जो फोकस बढ़ रहा है, स्पेशली अगर आप ईवी की स्पेस की बात करें तो भारत में अगले 4 सालों में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो है 100% इलेक्ट्रीफाई होने की उम्मीद है, ऐसा मानकर चल रहे हैं नीति आयोग। तो ये बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से। इनफैक्ट 2030 तक ईवी की जो हिस्सेदारी है वो 30% तक पहुंचने की उम्मीद है और ऐसा पावर सचिव का कहना है। तो कहीं ना कहीं ये जो बोल्ड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इंटायर ईवी स्पेस को लेकर, उससे टाटा केमिकल्स को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि ईवी अवसर का फायदा उठाने के लिए सबसे आगे है। और इनफैक्ट यहां पर जो लिथियम आयन बैटरी की हम बात करते हैं जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगती है, वहां पर क्या टाटा केमिकल जो है एक प्लांट भी बिठाने वाले हैं। तो इससे ये क्लियर इंडिकेशंस हैं कि यहां पर ये एक सनराइज स्पेस और खासकर अगर आप टाटा केमिकल्स की बात करें ये फोरफ्रंट पे लीड कर सकता है। बिल्कुल, तो इसलिए खबरों का भी सपोर्ट है, काउंटर को नए हाई पर ट्रेड कर रहा है। और आज के वीक बाजार में जिसमें आप देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हो रही है, ये स्टॉक आपको पॉजिटिव मूव दिखा रहा है। तो टाटा केमिकल पर रखिए नजर आप रखिए डॉक्टर रेड्डीज पर भी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया है। कंपनी ने अर्जी डाली है DCGI के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। 21 फरवरी तक वैक्सीन के जो फेज 3 स्टडी है वो पूरी हो जाएगी, ये कंपनी का बयान है। और उसके बाद ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी सीक कर रहे हैं। तो फेज 3 ट्रायल पूरा होने वाला है और अब यूज की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है डॉक्टर रेड्डीज। इसलिए देख रहे हैं आप स्टॉक पर भी रिकवरी आई है, बल्कि एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिख रहा है इस काउंटर पर भी। कुणाल जी, डॉक्टर रेड्डीज की चार्ट देखकर बताएं सर, खबर के दम पर रिएक्ट कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? देखिए एक डेफिनेटली पुल बैक आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, और ये स्टॉक भी काफ़ी पिटा था, उसके बाद से एक पुल बैक बन रहा है। सपोर्ट भी दिखता है 4600 के आसपास, तो यहाँ से पुल बैक का आना स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि एक बार 4800 तक भी चला जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसे बढ़ चढ़ के खरीदारी की राय नहीं है। जिस तरह बाजार का मूड माहौल है, मुझे लगता है थोड़ा वेट करें बेहतर है। ओके, थोड़ा इंतजार करें, ये बेहतर है। लेकिन स्पुतनिक ये जो इनकी कोरोना की वैक्सीन है, इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए DGCI के साथ प्रोसेस शुरू की है और 21 फरवरी तक वैक्सीन का फेज 3 का स्टडी है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा कहना है डॉक्टर रेड्डीज का। इस खबर पर करिए फोकस और इसी खबर के दम पर डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी तेज उछाल और तेज दौड़ लगाता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। निचले स्तर से 4540 के आसपास का लो बनाकर 4555-56 के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ये है डॉक्टर रेड्डीज के लिए, आपके लिए आज का एक्शन। तो ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे किरण जी के लिए बिगुल। बताएं किरण जी। बिल्कुल अनिल जी, मैं ऑप्शन के तरफ से जाना चाहता हूं और L&T का पुट ऑप्शन बाय करना है 1500 का। अगर हम अभी बाय करते हैं तो अभी भाव 21-22 हो गया, पर मेरा मानना है कि 20 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 14 रुपए का होना चाहिए और इसी महीने का लेना है, फरवरी महीने का, और 4 दिन का आपका टारगेट 37 के आसपास का देखने को मिल जाना चाहिए। इसका ये कारण है क्योंकि बजट के बाद जो कंसोलिडेशन है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आज नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 1500 एक छोटा सा सपोर्ट है, पर जिस तरीके से ये टूट रहा है मेरा मानना है ये टूट जाएगा और टारगेट्स के लिए नीचे 1455 1460 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऑप्शन के जरिए करना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। छोटे से रिस्क के साथ एक ट्रेड लेना चाहिए पुट ऑप्शन के द्वारा।
तो ये है आपके लिए LNT में 1500 रुपये का एट द मनी पुट ऑप्शन खरीदिए, 20 रुपये में 14 का स्टॉप लॉस, 37 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ये है राय आपके लिए आती हुई। ओके, इस बीच बाजार कोई खास रिकवरी के मूड में है नहीं, इनफैक्ट दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी भी डे लो पर आता हुआ दिख रहा है, तो और कमजोरी बढ़ती हुई इस वक्त आपको नजर आएगी। जो कमजोरी पहले से है उस कमजोरी को हम और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और स्टॉक है जो ट्रेडर्स फेवरेट, अशोक लेलैंड। जरा इसके चार्ट देखिए सुमित जी, बताइए क्या कोई सपोर्ट लेवल के आसपास है या क्या करना चाहिए इसमें? अशोक लेलैंड 122.50 पर है फ्यूचर्स। गया अनिल जी, ये स्टॉक सपोर्ट टूट चुका है। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस हुआ है और अब ये स्टॉक यहां से नीचे में 120 रुपए से लेके 115 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो एक बार बाइंग अवॉइड करनी है और सेल साइड की गाड़ी में इसके अंदर बैठ सकते हैं 120 से 118 115 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड पर आई, यहाँ से और कमजोरी होने की आशंका आपको दिखेगी। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिस पर राय लेते हैं, जहाँ दोनों तरफ के मूव बढ़िया देखने को मिले हैं। किरण जी जरा ये देखिए, कॉनकोर ऊपर से देखेंगे तो नीचे और कल की क्लोजिंग से देखेंगे तो अभी भी ऊपर है 565 के आसपास। कॉनकोर में अगर खरीदारी करनी हो तो क्या लेवल है एंट्री का, और जिन्होंने खरीद रखा है तो स्टॉप लॉस क्या रखें? देखिए, एंट्री का लेवल रहेगा लगभग 550 के आसपास, 565 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 550 आया है बिल्कुल बाय करना चाहिए, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग पोजिशनली 530 के नीचे। यह है आपके लिए कॉनकोर, जहां पर आप थोड़ा मूवमेंट देख रहे हैं। कैश स्टॉक्स में आपको मूवमेंट दिख रहा है। हम इंश्योरेंस स्टॉक्स की लगातार बात कर रहे हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस नजर रखिए, इस काउंटर पर 15% ऊपर अभी भी है और फ्रेश खरीदारी इस पर आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। जब सेलिंग का प्रेशर आया था तो ऑफकोर्स स्टॉक पर भी आपने एक ब्रेकडाउन देखा था, पर वहां से एक बढ़िया रिकवरी भी आपने न्यू इंडिया एश्योरेंस पर आती हुई देखी है। और GIC, इस पर भी नजर रखिए, दमदार एक्शन में रहा है ये स्टॉक और पिछले 2-3 दिनों से जो स्टोरी थी वो बरकरार है। थोड़ा जब गिरावट आई थी तो ये स्टॉक भी टूटा था, पर फिर ऑलमोस्ट इमीडिएटली उतनी ही रिकवरी इस पर आपको आती हुई दिख गई। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस, GIC अपनी गेंस ये दोनों स्टॉक्स होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक और कैश स्टॉक जिसमें भरपूर एक्शन है आज हम देख रहे हैं, बॉम्बे डाइंग और रेमंड, दोनों ही स्टॉक्स टेक्सटाइल / रियल एस्टेट स्टोरी, दोनों ही आपको आज अच्छी मूव दिखा रहे हैं। इस पे एक बार जरा रेमंड पर मैं सुमित जी से लेवल से ले लूं। सुमित जी, रेमंड पर अच्छा मूव चल रहा है, 270 से अब 360 के लेवल्स तक तो आ चुका है पिछले 2-3 महीनों में। यहां से और अपसाइड देखते हैं क्योंकि वीक बाजार में काफी स्ट्रांगली होल्ड आउट कर रहा है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वीक बाजार में स्टॉक काफी स्ट्रांग होल्ड कर रहा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। 360 का अभी भाव चल रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए स्टॉक के अंदर 352 353 के आसपास का, पोजीशंस होल्ड करें। अगर मार्केट्स में रिबाउंड आया तब ये स्टॉक और ऊपर का मूव दिखाएगा और 370 से 375 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करें, थोड़ा नीचे आएगा तब बाय करेंगे, नहीं तो ये ऊपर जाएगा उसके बाद सस्टेन होगा तब देखेंगे। एग्जिस्टिंग पोजीशंस 353 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, 370-75 के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, पर स्टॉप लॉस ट्रेल करना जरूरी है। 375 के लेवल्स पर आपको ये जाते हुए दिख सकता है। लुपिन ब्लड प्रेशर की दवा को US FDA से मंजूरी मिल चुकी है। ये एक अपडेट आ रहा है कंपनी की तरफ से। हालांकि 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि लुपिन भी थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है। कल भी प्रेशर में था, आज भी प्रेशर में है। एक ब्लड प्रेशर की दवा है जिसको US FDA से मंजूरी मिली है। इस बीच इंट्राडे में 14,900 के नीचे आपको निफ्टी जाते हुए दिखा है, वहां से अभी वापस 14,900 के ऊपर ही है, पर ऑलमोस्ट उस लेवल पर आपको निफ्टी भी आते हुए दिखा है। तो इंडेक्स का प्रेशर अब भरपूर बनता हुआ दिख रहा है, वहां पर कोई सपोर्ट नहीं है। फिलहाल 14,900 के नीचे आकर इंडेक्स वापस रिकवरी की कोशिश कर रहा है। आइए, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है। BPCL, इसके विनिवेश की तरफ एक्शन बन रहा है। हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर भी बताई थी कि अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर मोदी डीपैम और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल के साथ मीटिंग भी करेंगे, जहां तक डाइवेस्टमेंट प्रोसेस है उसका अपडेट लेने के लिए। और BPCL ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लिस्ट है जहां तक सरकार के डाइवेस्टमेंट प्लान्स की बात है। इसी के डाइवेस्टमेंट को लेकर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो जानना जरूरी है। जानते हैं कुशल के साथ कि BPCL और उसके डाइवेस्टमेंट को लेकर क्या है फ्रेश अपडेट्स।
बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखिए ऑयल इंडिया और साथ ही जो EIL है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, उनके कंसोर्टियम, उन्होंने एक कंसोर्टियम बनाया है और वो BPCL का जो हिस्सा है नुमालीगढ़ रिफाइनरी में करीब 61.65% का, उसको खरीदने के लिए ये बोली लगा सकते हैं। इन दोनों कंपनियों के बोर्ड से ये मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इससे इनको फायदा क्या होगा, क्योंकि ऑयल इंडिया जो है, इनका जो नॉर्थ ईस्टर्न फील्ड्स में जितना भी क्रूड है उसका सबसे बड़ा कस्टमर जो है वो नुमालीगढ़ रिफाइनरीज है, और इससे इनकी पोर्टफोलियो की सिनर्जी बढ़ती हुई नजर आएगी ये अधिग्रहण के बाद। दूसरी तरफ EIL को देखें आप, तो वहां पर ये डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, और इस वजह से ये एक माइनॉरिटी स्टेक इसमें होल्ड करने की इनकी जो है एक प्लानिंग है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से कितनी स्टेक ये खरीदते हैं और कितने स्टेक की बोली लगाते हैं, क्योंकि असम गवर्नमेंट जो है उनको 12.35% हिस्सा जो है वो ऑलरेडी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी में, तो उनको राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर जो है उनके पास है। और अधिग्रहण से जो ओवरऑल जिस तरह की स्पेसिंग बनेगी इनके लिए, ये काफ़ी बड़ी लेवरेज जो है ये इनको मिलती हुई नजर आएगी, खासकर ऑयल इंडिया के स्पेस में। और मार्च अंत तक जो है ये डील पूरी होने की संभावना है, ऐसा BPCL मैनेजमेंट ने कहा है। तो फास्ट फॉरवर्ड अगर आप देखें तो एक और बिडर आता हुआ दिखा है, और अपने आप में ये काफ़ी बड़ी चीज़ इन दोनों, अगर ये दो कंपनियां डील जीतती हैं तो इनके लिए साबित हो सकती है। और BPCL को तो डेफिनेटली जो वैल्यूएशन पर जो वैल्यूएशन की जा रही है नुमालीगढ़ रिफाइनरी की करीब 5300 करोड़ की, इनफैक्ट ये JP मॉर्गन वैल्यूएशन लगा रहा है, तो देखना होगा कि फाइनली कैसी वैल्यूएशन पर ट्रेड होती है और कितना स्टेक ये दोनों कंपनियां लेती हैं। बिल्कुल, तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इसके लिए, बट डेफिनेटली BPCL के विनिवेश की तरफ एक और बड़ा कदम आपको आते हुए दिखता है, और 2 PSU कंपनीज हैं जो इसके एसेट खरीदारी के लिए इंटरेस्ट हो सकती हैं। और ये अगर प्रॉब्लम, ये फैक्टर अगर इस कंपनी के रिजॉल्व हो जाता है तो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस और स्मूथ हो जाएगा। तो नज़र रखिए BPCL के डाइवेस्टमेंट के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। और वागले साहब ने ऑफकोर्स BPCL की बात भी करी थी। आज थोड़ी बाजार में वीकनेस है, बट वागले साहब ने सुबह कहा भी था कि ट्रेंड बरकरार है। इनफैक्ट वागले साहब, आई डोंट थिंक स्टॉप लॉस भी आज ट्रिगर हुआ है इसका। अगर किसी ने पोजीशन ली हो BPCL में तो इस गिरावट से अगर घबराए हैं तो क्या करें? ऑलमोस्ट एट कॉस्ट ही है जो लेवल्स पर आपने रेकमेंड करा था। होल्ड करना चाहिए या फिर एक बार के लिए एग्जिट कर लें? क्या सजेस्ट करेंगे सर? पंचो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ये माहौल में भी अगर होल्ड करता है स्टॉक तो थोड़ा सा बाइंग आएगा, ये स्टॉक चलना चाहिए। हालांकि 450 का टारगेट 1 से 2 दिनों में अभी भी मेरा मानना है आप 418 का स्टॉप लॉस रखें, 450 का 1 से 2 दिन में भी 3 दिन। और पोजिशनली तो ये बहुत ही बढ़िया है, मुझे 550 तक के व्यू दिखते, 2 महीने 3 महीने का टाइम होगा। बिल्कुल, तो 550 के पोजिशनल टारगेट्स हैं। फिलहाल अगर आप चाहें होल्ड कर सकते हैं। थोड़ी नर्वसनेस जरूर है इस काउंटर में, पर उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जेंसार टेक्नोलॉजीज, जरा इस पर भी नजर रखिए। 2 दिन पहले जैन साहब ने इसको रिकमेंड किया था, और देखिए कल भी हमें दिख रहा था स्टॉक एक्शन में है। आज भी वीक बाजार में जेंसार पर मूवमेंट है और 250 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, गेन्स होल्ड कर रहा है। 3.5% की तेजी जेंसार में आपको दिख रही है। बंसल जी, जरा जेंसार के चार्ट्स देखकर बताएं। 250 के ऊपर है और लास्ट 2 दिन के वीक एक्शन में भी स्टॉक ने होल्ड आउट किया है। देखिए दीपांशु, टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, और हम देखें तो जिन लेवल्स पे जैन साहब ने रिकमेंड करा था उन लेवल्स के ऊपर चल रहा है। एक नेकलाइन भी स्टॉक ने तोड़ी है, 250 की एक नेकलाइन तोड़ी है, तो जिन्होंने ले रखा है क्लियरली होल्ड करें। और मार्केट की वीकनेस में 244 245 के लेवल्स मिलते हैं, तो वो बेहतरीन स्तर होंगे इसको बाय करने के लिए। और दीपांशु, यहाँ पर मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जैन साहब ने क्या टारगेट दिए हैं, बट ये स्टॉक 308 310 की तरफ जा रहा है। तो जिन्होंने भी जैन साहब को सुन के लिया है क्लियरली होल्ड करे, और जिन्होंने नहीं लिया है उनको इन स्तरों पर करेक्शन पर 244 245 के अराउंड बाय एंड होल्ड करना चाहिए 308 310 के टारगेट के लिए। जिससे हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, जेंसार है या जेंसाब है जी, कल की बात। अनिल जी देखो, आप तो कंफ्यूज हुए थे और आपके साथ साथ से पूर्ण रूप से मैं भी कंफ्यूज हुआ था। आप हुए थे? बिल्कुल हुआ था। मैं अपने इरादों में सफल हुआ। मुझे तो पता था ये जेंसार ही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कंफ्यूज करना था आपको, और अगर आप हो गए तो बस मैं कामयाब हुआ। जो मैं करना चाहता था उसमें मैं सफल रहा। लेकिन अब सबको पता चल जाएगा वो जेंसार टेक्नोलॉजी नहीं है, जेंसार टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम, स्पेलिंग, काम सब कुछ अलग है। लेकिन एक और चीज अलग होती है। जरा एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स दिखाओ। डाउ फ्यूचर्स जरा ये सुधरने के संकेत दे रहे हैं। जरा देखिए, जरा डाउ फ्यूचर्स जरा जल्दी से लाइए जरा अपनी स्क्रीन पर। क्या हालचाल है इसके? लग रहा है निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी वहां पर आती हुई दिख रही है, और आप देख रहे हैं मार्केट में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आ रही। देखिए
55 पॉइंट अब ऊपर हो चुके हैं हरे निशान में। तो रिकवरी होते दीप 2 बजे शो शुरू किया था, तब उस डाउ फ्यूचर्स कितने ट्रेड कर, किस तरह का ट्रेड करते हैं? क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी में थोड़ा वक्त लग गया, मैं थोड़ा लेट जुड़ा आपके साथ। अनिल जी, हल्का सा दबाव था उस समय, डाउ फ्यूचर्स 5-10 पॉइंट्स नीचे थे, तो अगर आप वहां से देखें तो 60-65 पॉइंट्स की रिकवरी है डाउ फ्यूचर्स में, और उससे पहले देखें तो 50 पॉइंट्स नीचे थे, तो यानी कि लो से अब तक ऑलमोस्ट 100-125 अंकों की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में है सर। 100-125 अंकों की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में होती हुई दिख रही 2 बजे से लेकर अब तक। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में जितने कमजोर और खराब सेशन की शायद आशंका शो की शुरुआत में थी, 3:05 अब हुए। अब आखिरी आधे घंटे का मूव इंपॉर्टेंट है, और अब आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले थोड़ी रिकवरी के संकेत बाजार में आ रहे हैं। अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि 15,000 की तरफ जा सकते हैं, बंद होने के लिए 15,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, और 35,700-750 के नीचे बंद ना हो, तो हल्की हल्की रिकवरी के संकेत आपको आ रहे हैं। और ये संकेत हमारे पूरे इंपोर्टेड है, हमारे अपने हैं नहीं, हमने बाहर से मंगाए, और ये मंगाए हमने डाउ फ्यूचर से। तो 14,975 ये है लेवल निफ्टी का, 35,778 ये है लेवल बैंक निफ्टी का। हल्की रिकवरी निचले स्तर से आती हुई दिख रही है, आप देख सकते हैं निचले स्तर से बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट ऊपर आया है, और निफ्टी लगभग 75 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ निचले स्तर से। तो ये एक रिकवरी का संकेत आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, जिस पर फोकस कीजिएगा आप। एक अच्छी रिकवरी, और इस बीच इस रिकवरी में पार्टिसिपेशन कई सारे स्टॉक्स आता दिख रहा है। अभी अभी जो स्टॉक्स बढ़े हैं उनमें जो मजबूती आती दिख रही है, HUL 1.5% मजबूत है, और डॉक्टर रेड्डीज 1.25% मजबूत है। रिलायंस 2080 पर फिर से आता हुआ। तो ये 2-3 स्टॉक है TCS जो बाजार को सहारा देते हुए दिख रहे हैं। तो क्या कुणाल जी ये मान ले कि रिलायंस, TCS, HUL इन्होंने डिसाइड कर दिया कि निफ्टी को हम खराब क्लोज नहीं होने देंगे? अनिल जी देखिए, कोई ना कोई सामने आ ही जाता है। अनिल जी देखिए, कभी TCS तो कभी इन्फोसिस, कभी रिलायंस, कोई ना कोई सामने आता है अनिल जी, और बाजार को बचा लेता है। तो देखिए, आपने जो अनिल जी अभी बात आप कह रहे थे, उस समय निफ्टी 14,940 चल रहा था। आपने कहा था कि बिल्कुल मुमकिन है कि 15,000 के ऊपर आज हो सकता है, मुश्किल है लेकिन संभव है। और अनिल जी देखिए, जो आपने कहा वही होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि 15,000 के ऊपर ही या 15,000 के बहुत करीब आकर के बंद होगा। तो अगर ऐसा भी हुआ तो मेरी राय में अनिल जी सब ठीक ठाक है। चलिए, बंद अगर ठीक ठाक हो जाए तो कहना ही क्या, ये है आपके लिए। इस बीच कुछ एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपके आने के लिए तैयार है, एक बढ़िया खबर आने के लिए तैयार है, बैन से बेनिफिट तैयार है, तो बहुत कुछ तैयार है उससे सबसे पहले। लेकिन आशु जी तैयार है, और आशु जी तैयार है स्प्रेड के साथ। बंसल जी, आपको पसंद है स्प्रेड? अनिल जी, मुझे तो चीज स्प्रेड पसंद है। हाँ वही, आपको चीज, आपको तो वैसे ही पसंद आएगा। आशु जी वाला स्प्रेड थोड़ी आपको पसंद है, आप तो एकदम। अनिल जी एक कहावत अनिल जी सुनी होगी आपने, क्लीन वाले मतलब ऐसे। अनिल जी देखिए, अभी बात हो रही है ना, तो एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ अनिल जी। एक इंग्लिश में अनिल जी कहावत है, अंग्रेजी वाली कहावत भी आती है आपको? क्या बात है। और अनिल जी मतलब कि आपने शायद सुनी नहीं होगी अनिल जी। मेरे क्या काम। देखिए अनिल जी, आशु जी वाले जो स्प्रेड है ना अनिल जी, वो एक कहावत इंग्लिश में, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। अच्छा, तो वो मेरा नहीं है अनिल जी, मेरा तो चीज वाला स्प्रेड है अनिल जी। दीपांशु को अनिल जी पूरा समझ में आया, देखिए वो हंस भी रहे हैं। चलिए बढ़िया है, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज, ये बहुत बढ़िया है। आशीष जी आपके लिए, आप इसको मत समझिए, because this is your circus and we are your... अरे सवाल ही नॉट इन लिटरल टर्म्स, बिल्कुल भी नहीं। मेरे एकदम प्यारे दिल के करीब वाले सारे हमारे गेस्ट एक्सपर्ट्स, सम्माननीय, एकदम उसमें कोई रेस्पेक्टेड, जिसे कहते हैं मोस्ट रेस्पेक्टेड। आइए आशु सर के लिए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, अभी ये दो मिनट के अंदर ही एक बड़ा एक्शन हुआ है, और पिछले 2 मिनट में और हो गया है। अनिल जी, इंडसइंड बैंक में कोई बहुत बड़ा एक्शन लग रहा है, और इंडसइंड बैंक की अनिल जी इन द मनी कॉल लेनी है 1040 स्ट्राइक की, और 1080 की बेच देनी है। बस अनिल जी 1:1 इंडसइंड का बैंक स्प्रेड बना के बिल्कुल बैठ जाना है, और कुछ नहीं करना। और मुझे लगता है अनिल जी, इसमें से 15 से 20 रुपए का बड़ा सेफ प्रॉफिट क्लाइंट्स को मिल जाएगा, और कोई टेंशन नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे होगी, कोई दिक्कत भी नहीं लगती है, इतना सेफ स्प्रेड है। 1040 की कॉल अनिल जी, अगर अभी एज दिस वेरियस बेसिस पे बात करूं तो 48 का भाव है, और जो 1080 का भाव है वो है अनिल जी 30 रुपए का। तो आपका 18 रुपए में स्प्रेड खड़ा होता है। तो 1040 प्लस 18 मतलब अनिल जी 1058 रुपए का इंडसइंड आपका लॉन्ग है, और 1072 का ऑलरेडी प्राइस चल रहा है।
मतलब अभी हो गया अनिल जी, जब ये मैं बात कर रहा था तो 61 62 था, लेकिन वो स्प्रेड दोनों तरफ बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल जी अगले हफ्ते के लिए इंडसइंड बैंक का स्प्रेड जरूर बना के रखना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा एक्शन दिख रहा है जो इसको 1100 के पार भी ले जा सकता है। लेकिन अनिल जी कंसिडरिंग द मार्केट सिचुएशन, बुल स्प्रेड बना दीजिए 1:1, आपको 15-20 रुपए आराम से मिल जाएंगे अनिल जी। ओके, तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने की राय है आपके लिए बुल स्प्रेड बनाकर। एक बार आशु सर जरा बुल स्प्रेड में लिखना रहेगा, तो आप जल्दी से मुझे एक बार बता दें कौन सा खरीदना बेचना है। अनिल जी 1040 का कॉल खरीदना है, जिसका अगर अभी बात करें तो रेट अब और बढ़ गया अनिल जी, 52 रुपए हो गया है, और 1080 का बेचना है जिसका रेट है 31-32 रुपए। तो आपकी कॉस्ट अनिल जी 18 वाली पहले 14 थी, अब 18 अब 20 हो गई है। तो 20 में भी अनिल जी 1040 प्लस 1000 प्लस 20 रुपए 1060 का इंडसइंड बैंक खड़ा हो जाता है, और ऊपर में आपको अनिल जी प्रॉफिट है। नीचे में अनिल जी आपको 1040 के नीचे ही एक्सपायरी के बाद लॉस होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, और मैक्सिमम लॉस 20 रुपए का है। तो अनिल जी ये 1:1 स्ट्रैटेजी है, इसको बना के बैठ जाएं। मुझे लगता है इंडसइंड बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है 1100 की तरफ। ओके, तो परफेक्ट है। 1040 वाला एक कॉल ऑप्शन खरीदिए और 1080 वाला एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। कुल मिला के लगेंगे 20 रुपए, तो आपकी मैक्सिमम कॉस्ट 20 रुपए। तो 1040 का कॉल ऑप्शन खरीद तो आपके ये एक तरह से 1060 रुपए में आपने फ्यूचर खरीद लिया। ये है राय आशु सर की आती हुई इस वक्त आपके लिए। परफेक्ट आशु सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बेहतरीन आपने स्ट्रेटेजी हमारे दर्शकों को दी। बैन से बेनिफिट तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष के लिए बिल्कुल बैन से बेनिफिट। बताएं आशीष, अंदर बाहर। अनिल जी फिलहाल 4 स्टॉक बैन में बने रहेंगे कि कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 80% से नीचे आई हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि पीएनबी आज फिर प्रयास कर रहा है। कल 77% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ बैन से बाहर आया था, अभी फिलहाल 96% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। 95% के ऊपर जाते ही स्टॉक बैन में आता है। पीएनबी संभावना कम है, लेकिन फिर भी 96% है, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। लेकिन एग्जिट किसी स्टॉक की नहीं हो रही। ओके, एग्जिट किसी की नहीं हो रही है, और अंदर आने की संभावना पीएनबी आ जाएगा पक्का या डाउटफुल है? बहुत डाउटफुल है अनिल जी। तो मतलब 4 के 4 ही रहेंगे जी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, 4 भी कम थोड़ी है। तो 4 स्टॉक बैन के हैं, बैन में ही रहेंगे। आज कोई भी अंदर बाहर की संभावना नहीं, लेकिन आपको एकदम सही वक्त पर 3:05 पर डाउ फ्यूचर्स जहां से बताया वहां से देखिए जो रिकवरी आई है। 75 अंकों की करीबन रिकवरी आपको निफ्टी में मिल गई, और बैंक निफ्टी में करीबन 400 पॉइंट की रिकवरी। बंसल जी फिर मत बोला मैंने सही टाइम पे बताया नहीं, आपके पास में बैठ के बताया हूँ सारा। बिल्कुल बताया। हाँ, आपके सामने की बात है। अनिल जी देखिए 15,000 के ऊपर चल पड़ा है अब निफ्टी। बस फाइनली हमें यही चाहिए था। अनिल जी मेरा भी एक सवाल है अनिल जी आपसे। आज आपको सवाल, अगले जन्म में आप एंकर ही बनना भाई साहब। नहीं अनिल जी एंकर नहीं बनना, नहीं तो बहुत मुश्किल काम है। इतना मतलब बिना मतलब एंकर बने, एंकर से ज्यादा सवाल आप पूछते हैं। अनिल जी देखिए मेरा एक सवाल अनिल जी ये है कि देखिए अभी तक जो है ना, कहते हैं मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट आई थी 2003 से 2007 के बीच में, राइट, जब निफ्टी 4 टाइम्स हुआ था। करेक्ट। और अनिल जी तब एक बार निफ्टी गिरा 20%, 2 बार 15%, 6 बार 10 और 5%। तो अनिल जी अभी जो 2020 वाली मार्केट शुरू हुई है, तो अनिल जी वो जो मदर ऑफ बुल ऑल बुल मार्केट थी उसको बीट करेगा अनिल जी? क्योंकि अब तो करेक्शन नहीं आ रही है अनिल जी। 100% करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अनिल जी तब निफ्टी 4 गुना हुआ था। बस डिफिकल्ट क्वेश्चन अनिल जी अब कितना होगा? 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, सिंपल है। इतना तो आसान है, 15 तक की पहाड़ी तो याद है। आपने कहां तक टेबल याद की हुई? अनिल जी मुझे तो 10 का टेबल आता है, 10 का और 1 का। नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बंसल जी कि ये अगर जो 2003-04 में जो हुआ था, जो कंपनियों की कमाई अच्छी आना शुरू हुई थी, और उस समय भी लगभग यही माहौल था, लोगों को भरोसा ही नहीं होता, अरे इतने अच्छे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। मतलब वो हम भी सोचते थे उस वक्त, ऐसा नहीं। तो उस बार से हम ये सीखे कि अगले 1 या 2 क्वार्टर और मैक्सिमम देख लें। अभी तक हमको भी ये लग रहा है भाई कि पुरानी डिमांड है, लोग घर में बैठे थे, कुछ कर नहीं पाए, इसलिए अब सब खरीद रहे हैं। अगर इस बार वाले रिजल्ट में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा दिख रहा है, 1 क्वार्टर और अच्छे से निकल गया, इसका मतलब ये कि 2003-04 से 2007-08 के बीच में जो कंपनी की कमाई हुई, अगर वैसी अर्निंग साइकिल फिर से चल पड़ी, फिर आप देखो, फिर मदर ऑफ बुल मार्केट, मदर नहीं, मदर और फादर, पेरेंट्स ऑफ बुल मार्केट,
ये नया नाम आप दोगे? ग्रैंड मदर। हाँ, ग्रैंड फादर, पेरेंट्स, जो आपको नाम, नया नाम ढूंढ के रखना बंसल जी। और उस समय निफ्टी 4 गुना हुआ था, तब 4 गुना हुआ तो 1 गुना तो हो गया ना अपना 7.5 से 15,000। नहीं अनिल जी, ऐसे नहीं इसको नहीं गिनना है। निफ्टी को नहीं, 10.5 11,000 से गिने अनिल जी। ओके, से नहीं, तो 40,000 रख लें। 17,000 से 21,000, कम से कम इतना तो जाएगा, बाकी फिर आगे देखते हैं। 17,000 से 21,000, ये हमारा बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया उसके मुताबिक यहाँ तक जाना है। और एक और चीज़ आपको याद हो तो मैं बता दूँ, याद ना हो तो भी बता दूँ, 15,550 ये हमने लेवल दिया था कि सिग्निफिकेंट करेक्शन कोई भी आएगा, कोई बड़ा करेक्शन आएगा 5 से 15% का, तो इस लेवल के पहले नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली 15,431 यानी कि जो लेवल दिया उससे 100-125 पॉइंट वहीं से करेक्शन की शुरुआत हुई है। अब ये रनिंग करेक्शन में ये 14,900 पे रुक जाता है या 5 से 15% का करेक्शन देता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन शुरुआत करेक्शन की उसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से हुई, तो मेक और ब्रेक वाला लेवल है। आइए इस बीच हम एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। चेतन, बताइए क्या है खबर? गुड आफ्टरनून सर। जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको इस टाइम पे बता रहे हैं वो एनटीपीसी के खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी खबर है, जो इनफैक्ट THDC के नाम से इम्प्लीमेंटेशन होता है। मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी रिव्यू मीटिंग पिछले महीने ली थी, इनफैक्ट क्लोज टू 30 जनवरी तक लगभग ली थी। उसमें ये निकल के आया कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जोर दिया कि जो 2 पावर प्लांट बन रहे हैं 1320 मेगावाट के, उसको फास्ट ट्रैक किया जाए। इनफैक्ट टाइमलाइन सेट कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो फरवरी 28 तक सारा जो हैंडओवर बैलेंस है वो करे लैंड का। एंड जो पावर मिनिस्ट्री है उसको ही डायरेक्शंस दी है कि फरवरी 2024 तक इसको पूरा किया जाए। इनफैक्ट जो पहली टाइमलाइंस थी वो दिसंबर 2023 थी, तो भारत सरकार इस पे कमिटेड है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने का इसमें डिले हो, लेकिन फरवरी 2024 की प्राइम मिनिस्टर ने खुद डेडलाइन रखी है। एनटीपीसी के खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, लगभग 12,676 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो डेफिनेटली काफी अच्छी खबर इस थर्मल पावर प्लांट के लिए आते हुए। क्या बात है, जबरदस्त खबर है ये एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी का लगभग 12,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाला खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इस पर खुद प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की है और समीक्षा करके ये कहा है कि इसे जल्दी से पूरा किया जाए। फरवरी 2024 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए इसी महीने के अंत तक 28 फरवरी तक यहाँ पर जमीन देगी। तो ये मीटिंग कब हुई है, ये रिव्यू मीटिंग कब हुई है, जरा चेतन इसके बारे में बताएं। सर ये इनफैक्ट हर 1 या 2 महीने में प्राइम मिनिस्टर एक प्रगति मीटिंग करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू मीटिंग करी जाती है। तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, मिनट्स होते हैं जो हम लोग कभी कभार सोर्स बेस्ड एक्सेस कर लेते हैं। तो उसके चलते जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं लगभग 28 जनवरी को ये मीटिंग हुई थी, जब चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश, प्राइम मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट साथ बैठे थे। तब ये डिसाइड हुआ था कि टाइमलाइन सेट करी जाए ताकि इस प्रोजेक्ट में फर्दर डिलेज ना हो। परफेक्ट। तो एनटीपीसी ये है वो स्टॉक जो दमदार प्रदर्शन करता हुआ। एनटीपीसी पावर वाली कंपनियां, SJVN, NHPC, इन सबके सोल चार्टिस्ट, सोल टेक्निकल एक्सपर्ट समझ तो गए होंगे आप। सुमित जी जरा चार्ट्स देखिए और बताइए एनटीपीसी के चार्ट्स। देखिए अनिल जी, एनटीपीसी चार्ट्स के ऊपर बढ़िया ही दिख रहा है अभी तक। इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आएगा जब ये स्टॉक एक बार 107 108 का लेवल ऊपर पे ब्रेक कर देगा। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन तो बिल्कुल होल्ड करके चलना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है, जिसके अंदर नीचे में 101 102 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर पे 105 का लेवल टूटेगा, उसके बाद 107 108 का एक हर्डल आएगा और ये लेवल्स अगर टूटेंगे तो और बढ़िया मजबूती देखने को मिलेगी। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। बिल्कुल, तो एनटीपीसी पर रखें नजर। बिजी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर का इंपैक्ट, स्टॉक में आ रही है रिकवरी और वैसे भी पॉजिटिव एक्शन में रहा है। इस हफ्ते 8-8.5% की तेजी दिखा चुका है, पर सुमित जी कह रहे हैं कि और तेजी बन सकती है एनटीपीसी में। आखिरी 10 मिनट है और फिर वीकेंड की तैयारी है। चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर, जैसा आपने कहा था 15,000 के बेहद करीब आपको निफ्टी दिख रहा है और बैंक निफ्टी भी अब 35,850 पर आ गया है। ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत आ रहे हैं सर। डाउ फ्यूचर्स 50 अंकों की तेजी होल्ड करा, अभी थोड़ी देर पहले तो 75 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहा था। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 40-50 अंक की बढ़त दिख रही है और आधे % ऊपर यूरोप के बाजार दिख रहे हैं, वहां पर मोमेंटम थोड़ा और बढ़ रहा है। तो थोड़े पॉजिटिव संकेत ही हैं जहां तक यूरोप और अमेरिका का सवाल है। क्या करके जाए सर? मतलब देखिए क्या करके जाएं,
मंदी करने का मन है नहीं और तेजी करने की हिम्मत है नहीं तो मतलब कुछ ना करें तो बेहतर है। वीकेंड एंजॉय करने का सबसे बढ़िया तरीका यही कि नोटा का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिन लेवल पर आप बंद हो रहे हैं वो मेक और ब्रेक लेवल है। क्योंकि अगले हफ्ते अगर रिबाउंड होना है तो भी यहीं से होना है, 15,000 के आसपास आप बंद हो रहे हैं, थोड़ा सा शायद नीचे बंद होंगे। जो हम लेवल बोल रहे थे 14,975, मुझे लगता है उसके आसपास आपकी क्लोजिंग आनी चाहिए। और बैंक निफ्टी की जो हम बात कर रहे थे कि 35,750, 25-50 पॉइंट इधर उधर देख लें, उसके आसपास क्लोजिंग आनी चाहिए, उसके नीचे नहीं आनी चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, आखिरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जिससे कि आप ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल करेंगे, उसके आसपास बंद होने जा रहे हैं। तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट तेजी और मंदी दोनों वालों को देते हुए, या बेनिफिट हटा के सिर्फ डाउट रखते हुए, तेजी या मंदी दोनों हो सकती है इन लेवल से, इसके लिए अगले हफ्ते में बड़ा कॉल लिया जाएगा। अभी जो भी आपकी पोजीशन है, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से तेजी या मंदी की पोजीशन उसको रखें। अगले हफ्ते क्लियर कट कॉल लेंगे, क्योंकि जिन लेवल्स पर बंद होने जा रहे हैं वो एकदम मेक और ब्रेक लेवल है दोनों ही तरफ। रिबाउंड होना है तो ये सबसे बेस्ट लेवल है रिबाउंड होने के लिए। और यहाँ फ्रेश कमजोरी बड़ी बननी है कि जहाँ से निफ्टी 200, 250, 300 पॉइंट गिर जाए तो भी यहीं से है, और अगर वापस से रिकवरी आकर 15,250, 15,300 आना है तो भी यहीं से। तो इसलिए मेक और ब्रेक वाले लेवल है, इसलिए बेहतर है आप हल्के होके रहें, फ्रेश कुछ ना बनाएं। जो पोजीशन है आपकी उसको एक दिन के लिए होल्ड करें, सोमवार को फाइनल खोल लें, ये ज़्यादा बढ़िया है। कहा भी था कि 15,000 के आसपास अगर निफ्टी की क्लोजिंग हो तो वो एक अच्छा ही संकेत माना जाएगा। दोनों तरफ के ट्रेड्स यहाँ से हो सकते हैं, बट फिलहाल स्ट्रैटेजी यही है कि नोटा करके जाएं, हल्के होके जाएं। देखते हैं नया हफ्ता जब शुरू होगा एक्सपायरी की तरफ, तब आप फ्रेश व्यू ले सकते हैं। पर आइए कुछ कॉल्स बाकी हैं क्लोजिंग से पहले, चलते हैं जय ठक्कर के पास कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। गुड आफ्टरनून टू दीपांशु, गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। बैंक निफ्टी का 35,800 के स्ट्राइक का डीप कॉल ऑप्शन लेकर चलना है, 505 चल रहा है, 505 इस पे स्टॉप लॉस आप लगाइए 323 का। फर्स्ट टारगेट जो इसका बनेगा वो है 672 का, सेकंड टारगेट बनेगा 754 का। 672, 754 ये दो टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी का आप 35,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। एंड नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है वो 323 पे है। रीज़न ये है कि आज जो लेवल से हमें आज बाउंस देखने मिल रहा है 35,580, 35,600 अगर आप देखें दीप कितने समय से क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बैंक निफ्टी में इसमें इसके नीचे क्लोजिंग देखने मिली नहीं है। तो अगर रफली अगर पकड़ लो राउंड फिगर तो 35,600 होता है, उसके नीचे हमें क्लोजिंग जनरली देखने मिली नहीं है काफ़ी कुछ हिस्टोरिकली कुछ दिनों से, और आज वहीं से एक रिवर्सल हमें देखने मिला है। आई थिंक दैट लेवल इज होल्डिंग वेल। निफ्टी में 15,000 के लेवल्स अच्छी तरह से अचीव हो चुके हैं, जैसे अनिल जी ने बताया थे, एंटिसिपेट किया था। सो आई थिंक एक बाउंस बैक यहाँ से निफ्टी में बैंक निफ्टी में देखना मिलना चाहिए। और लार्जली अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक और ICICI बैंक में भी मुझे बाउंस लग रहा है। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक में बाउंस आ सकता है, दैट कैन हेल्प बैंक निफ्टी टू मूव हायर फ्रॉम हियर ऑन। बिल्कुल, तो यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। अनिल जी भी अभी को थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे कि दोनों तरफ के अब मूव्स इन लेवल से आ सकते हैं। तो फिलहाल जय की राय है 35,800 की कॉल खरीदें। जल्दी से बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक स्टॉक जो बहुत ही बढ़िया ट्रेड कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में है वो है डॉक्टर रेड्डीज। इसीलिए इसका 4,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीद के चल सकते हैं। करीब अभी 84-85 के रेंज में मिल रहा है, इसको खरीदना चाहिए। इसका फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बन रहा है दीप वो रहेगा 120 का, 120। सेकेंड टारगेट बनेगा 142 का। स्टॉप लॉस आपको नीचे में लगाना है 67 का। वीकली लास्ट वीक पॉजिटिव क्लोज दिया था डॉक्टर रेड्डीज ने, और उसके पहले का जो मूव था क्लियरली इंपल्सिव मूव, एक 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बाउंस बैक है डॉक्टर रेड्डीज में वो कंटिन्यू रहेगा। स्पॉट में लगभग हमें 40 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले अच्छी खबर आई थी स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर। कंपनी का बयान है कि अगले हफ्ते फेज 3 ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अर्जी भी डाल दी गई है, अब देखते हैं कि कब मंजूरी मिलती है। बट डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन खरीद कर जाएं 4,700 का।
वहां से मूव आपको आती हुई दिखेगी। 35,950 पर अब निफ्टी बैंक आ चुका है, तो वहां पर है रिकवरी जो प्ले आउट हो रही है। देखते हैं अभी कितनी सस्टेनेबल है और अगले हफ्ते का क्या एक्शन रहेगा। बट जैसा अनिल जी ने कहा था कि क्लोजिंग इन लेवल्स के आसपास हो तो पॉजिटिव ही माना जाएगा, और वैसा ही आपको बाजार में होते हुए दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, इंडस टावर्स, यहां पर भी निचले स्तरों से रिकवरी हुई है। कॉनकॉर तो बढ़िया एक्शन में है ही। L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, यहां पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई है। M&M फाइनेंस थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे 203 204 के लेवल्स का था, अब 210 के लेवल्स पर रिकवर हो चुका है, तो वहां पर भी मूव आया है। एक्सिस बैंक वापस 750 के ऊपर आया, हालांकि अभी भी 3% नीचे है, पर निचले स्तरों से थोड़ी थोड़ी रिकवरी इन हाई बीटा फाइनेंशियल नेम्स में हुई है, और इसलिए आप देख भी रहे हैं कि निफ्टी बैंक, निफ्टी दोनों पर ही थोड़ा सपोर्ट बनते हुए दिखाए। बट ऑल इन ऑल एक बहुत ही इवेंटफुल हफ्ता रहा है। स्टार्टेड विद अ बैंक, जबरदस्त तेजी आई है मंडे के सेशन पर। बाकी 4 सेशंस में हमने देखा एक बिकवाली का दबाव रहा, और स्पेशली कल वीकली एक्सपायरी के समय और आज थोड़ी भारी बिकवाली होती हुई दिखी है। 100 पॉइंट्स नीचे निफ्टी 15,000 पर क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहा है। निफ्टी बैंक 650 अंक नीचे, पर थोड़ी देर पहले आप 1000 अंक की गिरावट निफ्टी बैंक पर देख रहे थे, तो वहां से अगर आप देखें तो लगभग 350 अंकों की अच्छी रिकवरी भी आप मान सकते हैं। क्या रहे हैं आज के बिग विनर्स? बहुत ही छोटी लिस्ट है। निफ्टी पर अगर आप देखें तो सिर्फ 10 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। डॉक्टर रेड्डीज, जिसके बारे में जय बात कर रहे थे, यूपीएल 2.5% ऊपर। इंडसइंड बैंक, जहां कल प्रमोटर्स ने वारंट कन्वर्जन कर दिया था। HUL और रिलायंस इंडस्ट्री, साथ ही TCS, यहां से बाजार को डेफिनेटली सपोर्ट मिला है जहां तक निफ्टी की मूव का सवाल है। गेल नए हाई पर आज 148 के लेवल्स पर आपने देखा है, इस पर आप एक्शन देखिए। और हिंडाल्को यहां पर भी नया हाई लगा है और निचले स्तरों से रिकवर होकर क्लोज हो रहा है। पर ONGC भारी मुनाफा वसूली, वैसे अगर आप देखें तो हफ्ते की टॉप गेनर्स की लिस्ट में होगा, पर आज आई है भारी मुनाफा वसूली। SBI बढ़िया तेजी के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेशन। टाटा मोटर्स पर बिकवाली, टाटा स्टील, एक्सिस, ICICI दिग्गजों में वीकनेस दिखी आपको, साथ ही आपने वीकनेस देखी है भारतीय एयरटेल में। ITC आज 2% फिसला है। L&T, बजाज फाइनेंस, यहां पर भी वीकनेस आपको आती हुई दिखी है। वायदा कारोबार की बात करें तो IDFC फर्स्ट, यहां पर जमदार एक्शन रहा। 7.5-8% की तेजी आपने इस काउंटर पर आज देखी है। इसके अलावा टाटा केमिकल्स, अच्छी खबरें, नए हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दिन के हाई पर टाटा केमिकल्स क्लोज हो रहा है आज 6% की तेजी के साथ। पेट्रोनेट, दमदार एक्शन यहां पर बना हुआ है। इसके अलावा मैरिको, जुबलेंट फूड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अपोलो टायर्स, महानगर गैस, यहां पर भी अच्छी तेजी बनी। इंडस टावर्स, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। बिकवाली का दबाव, BHEL वायदा कारोबार के बैन में था, जितना कल ऊपर गया उतना ही आज नीचे गया है, 7% गिरकर बंद हो रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 6% की गिरावट। REC भारी गिरावट। अपोलो हॉस्पिटल्स, वोडाफोन आइडिया 11 के नीचे क्लोज दे रहा है। भारत फोर्ज 600 के नीचे। अशोक लेलैंड 125 के नीचे। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ये ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स ने आज तोड़े हैं। मुनाफा वसूली का दौर रहा। पर अनिल जी, जैसा आपने कहा था, प्रोविजनल क्लोजिंग तो एटलीस्ट 15,000 पर आ रही है निफ्टी की, और 35,900 के ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी की सर। तो हाई से इस हफ्ते लगभग 400-450 पॉइंट शेड करके निफ्टी क्लोज हो रहा है सर। बिल्कुल, लेकिन आप निफ्टी जरूर शायद फाइनल क्लोजिंग आपको 14,975 के थोड़ा ऊपर आती हुई दिखे, 14,980 के आसपास इसे बैंक निफ्टी पर, लेकिन फिर भी अच्छी क्लोजिंग रहेगी, मतलब कम खराब रहेगी, सॉरी अच्छी नहीं, कम खराब रहेगी। 35,800 के आसपास, 800-850 के आसपास की रहनी चाहिए। तो फाइनली आखिरी आधे घंटे में अच्छी रिकवरी आई, और डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी को सही वक्त पर पकड़कर जब हमने आपके सामने रखा तो वहाँ से बाजार थोड़े मुंह देते हुए नजर आए। आइए बाजार बंद होने के बाद के आज के कार्यक्रम का आपको ब्यौरा पूरा दे दूँ। 4:30 बजे आपके लिए कमोडिटी बाजार का वीकली एक्शन, बुलियन और एनर्जी मार्केट दोनों में जबरदस्त एक्शन है। इसका फायदा आप कैसे उठाएं और कैसे करें आप अगले हफ्ते की तैयारी, इस पर होगा हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल 4:30 बजे। इस बार हम पूरे हफ्ते आपके लिए लेकर आए GST पर और साथ ही कंप्लायंस से रिलेटेड इश्यूज पर। टैक्स पर टैक्स का जाल खत्म करने के लिए GST लाया गया। GST लाने का मकसद सरकार का ये था कि कंप्लायंस का बोझ कम हो। कुछ हद तक ये लक्ष्य हासिल हुआ, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे अभी भी कारोबारी काफ़ी परेशान है। हम इस हफ्ते इन्हीं मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार इसकी दिक्कतें समझे और GST काउंसिल में इसका रास्ता निकल सके। सोमवार से शुक्रवार हर रोज़ शाम 5 बजे हम इस शो में चर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा होगी कि GST को लेकर छोटे कारोबारियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इन दिक्कतों का समाधान कैसे निकले। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल साहब। आप भी अपने कोई भी सवाल, सुझाव, परेशानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारे हैशटैग का इस्तेमाल करें, GST मेक इट ईजी, ये है हमारा हैशटैग जिस पर आप अपनी राय लिखकर भेजें।
अब आइए शाम को 6 बजे का आपकी खबर आपका फायदा, ये हमारा शो। हैशटैग का इस्तेमाल करें, आप भी अपनी राय लिखें, आपकी खबर आपका फायदा में। और आज के शो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि साल 2020 भले नौकरी पेशा लोगों के लिए बुरा रहा हो, लेकिन 2021 बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस साल कंपनियां कई नए लोगों को नौकरियां देंगी और मौजूदा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अच्छे इंक्रीमेंट और प्रमोशन होने की भी संभावना है। एक रिपोर्ट ये बता रही कि 90% कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट और प्रमोशन देने की तैयारी में। तो किन सेक्टर्स में बाहर आने वाली है, इंक्रीमेंट का औसतन परसेंटेज कितना रहेगा, किन सेक्टर्स में नई नौकरियां हैं, इन सब पर आज शाम हमारा शो होगा 6 बजे। दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे, आनंद रूप घोष पार्टनर डेलोइट इंडिया के, और अमित वडेरा साहब होंगे बिजनेस हेड टीम लीज सर्विसेज के। ये है आपके लिए शाम 6 बजे की विशेष रिपोर्ट। अब आइए रात 8:30 बजे का शो। 1 अप्रैल 2021 से नया वेज कोड लागू होने जा रहा है। नए वेज कोड आने के बाद में कई चीज़ें बदल जाएगी और सबसे बड़ा असर पड़ेगा आपकी सैलरी पर। तो क्या नए वेज कोड के बाद आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ेगी या घटेगी, यानी कि हर महीने जो कटा के पैसा आपके हाथ में आता है वो कम होने वाला है या ज़्यादा होने वाला है, यह आपको जानना जरूरी है। अगर घटेगी तो ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, और घटेगी तो कहाँ कहाँ घटेगी, आपके प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी पर क्या असर पड़ेगा, इन सारे सवालों को अच्छे से समझ लीजिए, और ताकि आपको पता चले जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर लागू हो 1 अप्रैल से, आपको अपना सैलरी स्ट्रक्चर अगले साल के लिए किस तरह से बनाना है। तो ये शाम का ये शो है हमारा खास 8:30 बजे, कम होगी इन हैंड सैलरी। ये है आज शाम का 8:30 बजे का शो, जो आप मिस मत कीजिएगा। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूँ, देखिए जैसा हम कह रहे थे 14,981 ये आई है क्लोजिंग 137 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर, 434 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 51,000 के नीचे 50,889 पर, और बैंक निफ्टी बंद हुआ है 2% के नुकसान के साथ 745 अंकों के नुकसान के साथ 35,841 पर। तो जहां अंदाजा लगा रहे थे कमोवेश वहीं क्लोजिंग होगी एडजस्टेड होकर आखिरी आधे घंटे की। तो क्लोजिंग थोड़ी सी ढीली है, लेकिन फिर भी जो अहम सपोर्ट लेवल है उसके आसपास या उसके हल्की सी ऊपर। तो ये है इस हफ्ते का हाल। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अगर फ्राइडे नहीं होता तो एक दिन और गिरना पड़ता हमें कल, करेक्ट। तो चलिए फ्राइडे का दिन है, आप सभी से विदा लेने का वक्त है।